ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक सुंदर लड़की जो तेजी से कार को भगा रही थी और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, जिनमें से कुछ इवॉल्वर और एक एम्परर भी था। वो लड़की तेजी से अपनी गाड़ी को भगा रही थी और वो सभी लोग जो उसके पीछे थे वो भी अपनी तेजी से गाड़ी से उस लड़की का पीछा कर रहे थे। वो लड़की कुछ देर बाद अपनी कार में मौजूद एक बटन को दबाती है, जिससे उसके कार के पहिए मुड़ने लगते हैं और उसका कार धीरे धीरे हवा में जाने लगता है। वो तेजी से आसमान में गायब हो जाती है और जो दूसरे लोग उस लड़की का पीछा कर रहे थे वो एक एक जगह अपनी गाड़ी रोककर उस लड़की को बस अपनी आंखों से ओझल होता हुआ देखते रह जाते हैं। वो एम्परर जो उस लड़की का पीछा कर रहा था वो अपनी गाड़ी से उतरता है और एक डबल से स्माइल लगा आता है अपने चेहरे के ऊपर। मानना पड़ेगा, इन मलिक फैमिली वालों को मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ये भले ही बहुत कमजोर है लेकिन मेरी जितनी ताकतवर नहीं है और इसे लगता है कि इसके पास बहुत अटॉमिक कार्ड है। चलो देखते हैं तुम इससे कैसे बचती हो। वो एम्परर इतना कहकर अपने हाथों को फैलाता है, जिसकी वजह से उसके दोनों बगल एक पंख निकल आते हैं और वो भी तेजी से उड़कर उस कार का पीछा करने लगता है। वो लड़की जो उन सबसे अपना पीछा छुड़ा चुकी थी वो देखती है कि इसकी कार की फ्यूल अब खत्म होने वाली है, क्योंकि उसने अपनी कार को उड़ाया था जिसके कारण उनका फ्यूल डबल स्पीड में यूज हो गया था। और अब वो लड़की अपनी कार को नीचे ले आई थी और नॉर्मली रोड पर ड्राइव कर रही थी, लेकिन उस लड़की ने अपने कार की स्पीड को कम नहीं किया था और उसने अपने फैमिली वालों से कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया था। वो लड़की कुछ देर तक ऐसी गाड़ी चलाते रहती, लेकिन तभी उस लड़की को कुछ दिखता है। आसमान से तेजी से एक लड़का ठीक उसके गाड़ी के आगे गिर जाता है और वो लड़की उस लड़के को कुचल कर आगे बढ़ जाती है। ओ नो, वो लड़का कौन था? लेकिन जो भी हो उनमें से तो नहीं था, लेकिन ये गिरा कहाँ से? वो लड़की तेजी से अपनी गाड़ी से उतरती है, क्योंकि वो लड़की जानती थी कि वो जो भी था उनके टीम में से नहीं था जो उनका पीछा कर रहे थे। वो लड़की जल्दी जल्दी जाती है और उस लड़के को उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेती है ताकि वो उसे हॉस्पिटल छोड़ सके। वो लड़की भी ये देखकर शॉक थी कि उसके ऊपर गाड़ी चलाने के बावजूद और उसके ऊपर से नीचे गिरने के बावजूद उस लड़के को एक खरोच तक नहीं आई थी। वो लड़की देखती है कि वो लड़का सिर्फ बेहोश हुआ था और कुछ देर बाद उसे होश भी आ जाएगा। वो लड़की उस लड़के को इग्नोर करती है और तेजी से गाड़ी को भगाते रहती है। 1 घंटे ड्राइव करने के बाद उस लड़के को होश आने लगता है और वो अपने सर को पकड़ के अगल बगल देखने लगता है। ओह, तुम्हें होश आ गया? वैसे तुम आसमान में क्या कर रहे थे और वहाँ से गिरे क्यों? और गिरना भी था तो मेरी गाड़ी क्या गिरना था क्या? वो लड़की उस लड़के को डांटते हुए कहती है। वो लड़का उस लड़की को देखते ही रह जाता है। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहली बार किसी लड़की को देखा था। ऐसे क्या कर रहे हो? पहली बार किसी लड़की को देखा है क्या? वो लड़की उस लड़के को डांटते हुए कहती है। वो लड़का बदले में अपने कदम को सिर्फ हाँ में हिला देता है। एक्सक्यूज मी, तुम सर मुझसे जानते नहीं हो, मैं मलिक फैमिली से हूँ। अगर तुमने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मेरे फैमिली तुम्हें जान से मार देगी, समझे? वो लड़की उस लड़के को डांटते हुए कहती है, लेकिन उस लड़के का ध्यान उस लड़के पे था ही नहीं। वो अपने चारों बगल देख रहा था जैसे वो पहली बार ऐसे नज़ारे को देख रहा है। ये कौन सी जगह है? वो लड़का उस लड़की से पूछता है। क्या ये कौन सी जगह है? ये रिवर फॉरेस्ट है, हम लोग इस वक्त रिवर फॉरेस्ट में है। वैसे देखो, मुझे तो तुम्हारे साथ बात करने का कोई शौक नहीं है, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, समझे? वो लड़की उस लड़के से कहती है। क्या? वो लड़का बस इतना ही उस लड़के को कहता है, लेकिन तभी उन सबको अपनी गाड़ी के ऊपर से परछाई जाती हुई दिखती है जिसकी 2 बड़े बड़े पंख थे और वो गाड़ी से आगे निकल गई थी। ओह नो, हम फिर पकड़े गए। वो लड़की अपने में ही बड़बड़ाती है। वो लड़का अपने सर को थोड़ा सा आगे करता है और आसमान में उस उड़ते हुए आदमी को देखता है। क्या वो जनोजनिक है? वो लड़का उस उड़ते हुए आदमी को देखते हुए कहता है, जनोजनिक ये क्या होता है? वो लड़की अपनी सब हाथ मारे जा रही थी क्योंकि एक तो वो पकड़ी गई थी, ऊपर से ये लड़का उसे तंग करे जा रहा है। वो लड़की अपनी गाड़ी की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा लेती है, लेकिन चाहे वो लड़की अपनी गाड़ी की स्पीड को कितना ही क्यों न बढ़ा ले, वो परछाई उसकी गाड़ी के ठीक ऊपर ही मंडरा रही थी। कुछ देर बाद उस लड़की की गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है और अब वो दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैदल भागने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बाकी रह गया था। वो लड़की और लड़का कुछ देर तक ऐसे ही भागते रहते हैं। वो लड़का भी उस लड़की को देखकर उसकी तरफ भागता है। उसे नहीं पता चल रहा था कि आखिर वह हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो उस लड़की को कॉपी करके वहाँ से भाग रहा था। कुछ देर बाद उन्हें अपने पीछे से बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ आने लगती है। वो दो बाकी के वॉल्वर्स भी आ गए। अब तो हम लोग पूरे फंसे। वो लड़की उस लड़के से कहती है और पीछे मुड़कर उन लोग को देखने लगती है। देखो बच्ची, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम अपना फॉल्सीफाई स्काई मंत्र हमें सिखाओ, बदले में हम तुम्हें यहाँ से जान लेंगे। वो एम्परर नीचे उतरता है और उस लड़की को देखते हुए कहता है। वो लड़की कोई जवाब नहीं देती है और अपने हाथ को किसी छुरी की तरह घुमाती है, जिसकी वजह से एक खतरनाक पावर उस लड़की के हाथ से निकलती है और उस एम्परर की तरफ तेजी से वो पावर बढ़ने लगती है। वो एम्परर चाहकर भी उस पावर को डॉज नहीं कर पाया था। उसने बहुत कोशिश की थी, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे वो हर जगह गया था, लेकिन उसे वो अटैक आकर लगा ही था। हाँ, मानना पड़ेगा, फॉल्सीफाई स्काई मंत्र में पावर तो बहुत है, लेकिन अफसोस तुम अभी तक एक इवॉल्वर भी नहीं बनी, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो एम्परर उस लड़की को देखते हुए कहता है। दूसरी तरफ वो लड़का उस लड़की को देखकर कुछ सोच रहा था
पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऐसी कुछ फीलिंग आ रही थी जो कि उसने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। उसने पहली बार किसी लड़की को देखा था, वो भी ह्यूमन लड़की को, इसलिए उसे कुछ अजीब फीलिंग हो रही थी। वो अपनी फीलिंग्स को नहीं दबा पाता और जाकर उस लड़की को किस करने लगता। वो लड़की भी उस लड़की के इस एक्शन से बहुत ज़्यादा शॉक रह जाती है। बाकी लोग भी उन दोनों को ये करता हुआ देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अरे यार, आजकल की जनरेशन भी ना कहीं भी चालू हो जाते हैं। वो एम्परर आगे आता है और उन दोनों को अलग करता है। देखो ये सब कुछ तुम बाद में भी कर सकते हो, हमें पहले जो चाहिए वो हम इस लड़की के लिए दे दो। वो एम्परर इतना कहकर उस लड़की को दूर फेंक देता है। वो लड़का बहुत तेजी से दूर फेंका गया था और बहुत सारे पेड़ को तोड़ते हुए पीछे जाके गिरता है और वो इतना ज़्यादा पीछे चला गया था कि वो अब दिख भी नहीं रहा था किसी को भी। कुछ देर बाद वो एम्परर उस लड़की का हाथ जोर से दबाने लगता है, जिसके कारण वो लड़की दर्द में चिल्लाने लगती है। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं और जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो लड़का वहाँ दोबारा खड़ा था और उन्हें गुस्से से देख रहा था। उस लड़के को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि जिस लड़की को देखकर उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, उसे ये लोग तंग कर रहे थे, इसलिए वो लड़का इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। ओह, तो तुम जिंदा, उसे मानना पड़ेगा। तुमने शायद बहुत सारे 3 पॉइंट्स को करेक्ट किया, जिसकी वजह से तुम स्ट्रॉन्ग तो हो। मेरे अटैक से बच गए। वैसे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को ये नहीं समझा सकते हो कि ये हमें फॉल्सिफाई स्काई मंत्र दे दे, और इसके बाद तुम तो जहाँ जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एम्परर उस लड़के को देखते हुए कहता है और दूसरी तरफ वो एम्परर उस लड़की के हाथ को जोर से दबाया जा रहा था, जिसकी वजह से उस लड़की की चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। बाकी लोग भी ये देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी उनमें से एक रिवॉल्वर आगे आता है और उस लड़के के पास जाने लगता है। बॉस, इस लड़के को मैं देखता हूँ, आप इस लड़की से फॉल्सिफाई स्काई मंत्र सीखने की कोशिश कीजिए, और अगर ये लड़की फॉल्सिफाई स्काई मंत्र आपको नहीं सिखाती है तो हम इसके बॉयफ्रेंड को मार देंगे। क्यों? इतना कहकर वो लड़का उस लड़की का चेहरा देखता है और फिर उस लड़के की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि गुस्से से उन्हीं की तरफ देख रहा था। वो लड़का देखने में करीब 15-16 साल का दिख रहा था, इसलिए उन सबको ज़्यादा पता नहीं था कि उसने कितने जीन पॉइंट्स कलेक्ट किए, कितने क्या, लेकिन वो सब इस बात के लिए श्योर थे कि वो इवॉल्वर नहीं है। इतने कम उम्र का बच्चा इवॉल्वर हो ही नहीं सकता। बस उसे मलिक फैमिली की वजह से बहुत सारे जीन पॉइंट्स कलेक्ट करने का मौका मिल गया होगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत शक्तिशाली हो गया और उनके अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं पड़ा था उस जंगल में फेंके जाने के बावजूद। यही सोचकर वो इवॉल्वर उस लड़के के पास जाता है। इसके बाद वो अपने एक हाथ से उस लड़के पे पंच बनाकर अटैक कर देता है। वो लड़का उस पंच को आते हुए देखकर आसानी से पकड़ लेता है और उस लड़के के सीने पे जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से उस लड़के के सीने के अंदर से उसके दिल, लतरियाँ वतरियाँ सब बाहर आ जाती है और उसका हाथ जिस लड़के ने पकड़ रखा था वो हाथ उसके हाथ में ही रह जाता है। अपने सामने का इस नज़ारे को देखकर वहाँ सभी लोग शॉक्ड रह गए थे और अब वो लड़का गुस्से से उस एम्परर की तरफ देख रहा था। मानना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पावर को इकट्ठा किया तुमने, जो कि नामुमकिन है। मानना पड़ेगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्ट्रॉन्ग तो बहुत है। इतना कहकर वो एम्परर उस लड़की के गले को दबाने लगता है। तुम्हें मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुमने हमें फॉल्सिफाई स्काई मंत्र नहीं दिया तो हम तुम दोनों को यही मार देंगे। तुम्हारे बॉयफ्रेंड जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, मेरी जितना तो नहीं है ना। वो एम्परर इतना कह ही रहा था कि नहीं, उसके सर को भी जोरदार पंचा के लगता है और उस एम्परर का सर वहीं पे किसी गुब्बारे की तरफ फंस जाता है और वहाँ चारों बगल खून आ जाता है। बाकी के इवॉल्वर्स ये देख के वहीं शॉक जम जाते हैं। उन सब के पास अब इतनी पावर नहीं रह गई थी कि वो वहाँ से दुम दबा के भाग भी सके। जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो अपनी आंखों के सामने किस तरीके का नज़ारा देख रहे हैं, वो उल्टे पाँव भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उनके भागते ही उस लड़के की नज़र उन सारे इवॉल्वर्स से बढ़ जाती है। अगले ही पल उस लड़की के चारों बगल खून ही खून फैला होता है और उस लड़के के हाथ में एक इवॉल्वर का फर भी होता है, जिसे वो नीचे पटक कर अपने पाँव से कुचल देता है। फिर वो लड़का उस लड़की के पास आता है। तुम ठीक हो? वो लड़का उस लड़की से पूछता है। हाँ। वो लड़की अपने चारों बगल देखती है और डरते हुए उस लड़के को हाँ में जवाब देती है। उस लड़की को यही लग रहा था कि कहीं वो लड़का उसका फंड ना हो जाए और उसके साथ यही कुछ सब कुछ ना करे जो उसने इन सबके साथ किया है। उस लड़की को यही नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उस लड़के के अंदर इतनी पावर आई कहाँ से। लेकिन तभी उस लड़की को रियलाइज होता है ये लड़का तो आसमान से गिरा था, कहीं ये इंसान नहीं कुछ और हुआ तो। वो लड़की उस लड़के को देखते हुए सोचती है, सुनो तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का उस लड़की से पूछता है। वो लड़की डरते हुए अपना नाम प्रेरणा मलिक बताती है। वो लड़का भी अपने नाम को बताता है, जो कि बिहार रह जाता। उसके बाद वो दोनों वहाँ से पैदल जाने लगते हैं। उन्हें वॉल्वर्स में से एक ही गाड़ी को उन लोगों ने ले लिया था और इस वक्त वो तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। वो लड़की बीच बीच में उस लड़के की तरफ देखती थी, जो किसी की तरफ देख रहा होता था। तुम मुझे ऐसे कुछ देख रहे हो? वो लड़की बिहार रह जैसा पूछती है। ओह माफ़ करना, मैंने पहली बार किसी ह्यूमन को दिखाया ना, तो मुझे कुछ अलग फील हो रहा है। वो लड़का प्रेरणा से कहता है, अच्छा तुम पहली बार ह्यूमन को देख रहे हो, और वैसे तुम आए कहाँ से हो? प्रेरणा बिहार से पूछती है। मैं आया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी। वो लड़का अपने हाथ में हाथ रख कर उसे किसी लड़के की तरह शर्माते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? प्रेरणा बिहार रह जैसे पूछती है। घर? नहीं, यहाँ पर मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो यहाँ अभी आया हूँ।
इस ग्रह पे। विहान रहेजा प्रेरणा से कहता, अच्छा तो तुम इस ग्रह पे पहली बार आए हो, पहली बार ह्यूमन को देख रहे हो जो कि मैं हूँ, और तुम्हारे अंदर अजीबोगरीब फीलिंग्स आ रही मुझे देखकर, जो कि तुम उस टाइम कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, लग तो रहा है जैसा कि तुम एलियन हो। वो लड़की उस लड़के से कहती है, एलियन? एलियन क्या होता है? विहान रहेजा उस लड़के से पूछता है। उसके बाद वो लड़की विहान रहेजा बहुत सारे ग्रहों के बारे में बताती है, बहुत सारे ग्रह के ऊपर सीक्रेट मिशन चलने के बारे में बताती है। कुछ दिन बाद वो प्रेरणा विहान को लेकर टाइटन ग्रह जाती है और वहाँ पर उसे जीन पॉइंट्स कलेक्ट करना सिखाती है। विहान रहेजा की वजह से प्रेरणा को भी बहुत सारे जीन पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कुछ साल बाद प्रेरणा की शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन इस टाइम तक प्रेरणा विहान रहेजा से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। विहान रहेजा सिर्फ शांत इसलिए था क्योंकि प्रेरणा ने उसे मना कर रखा था कि वो उसके फैमिली के साथ कुछ नहीं करेगा। जिस दिन शादी होने वाली थी उस दिन विहान आता है और प्रेरणा को लेकर चले जाता है। वो भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद वहाँ पर उनके फैमिली वाले भी शॉक रह जाते हैं। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद किसी भी कैमरे में उस लड़के का नामो निशान तक नहीं आया था, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोग शॉक रह गए थे। मलिक फैमिली के साथ पंगा लेने वाला कौन ही होगा। प्रेरणा के उस सारे से भागने के बाद मलिक फैमिली की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी और वो मलिक फैमिली एक मजाक बन के रह गए थे। उसके बाद कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रेरणा रहेजा और विहान रहेजा का एक बेटा हुआ है जिसका नाम मीर होता है। और उसके बाद कुछ साल विहान अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी बीवी के साथ खुश रहता है और अचानक से उसके पीछे एक और पोर्टल खुलता है। इसमें चारों बगल एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी और वो पोर्टल के अंदर खींचा चले जाता है। सबको यही लगा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, इसलिए किसी ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। उसकी बॉडी को ढूंढने की कोशिश बहुत लोगों ने की थी, लेकिन वो सब सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तभी विहान रहेजा की आंखें खुलती है। इस वक्त वो अपने सोफे पे लेटा हुआ था और ये सब कुछ सपना देख रहा था। वो अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत ज़्यादा खुश होता था। इस वक्त विहान रहेजा के सामने सिक्स पाथ खड़ा था। देखो मुझे एक बात बतानी है आपको। सिक्स पाथ थोड़ा टेंशन में विहान रहेजा से कहता है। उसके बाद विहान रहेजा सिक्स पाथ की बातें सुनने लगते हैं। एक्चुअली में आपने जिस पावर का इस्तेमाल इस यूनिवर्स को ढकने के लिए किया है और यहाँ पर आप अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ब्लड लीजन वाले जो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। हम ब्लड लीजन वालों के साथ साथ जो गॉड्स यहाँ पर आए हुए हैं डिमोट होकर, वो भी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगे हैं और उन्हें कोई नहीं रोक पा रहा है। उन्होंने कई सारी जानें ली है और उन गॉड्स में बहुत सारे ब्लड लीजन के मेंबर्स को भी मार दिया है। इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम उन्हें रोके कैसे। सिक्स पाथ विहान रहेजा से कहता है, ओह तो ये बात है, तुम लोग एक टीम क्यों नहीं बना लेते? विहान रहेजा सिक्स पाथ से कहता है, टीम? सिक्स पाथ कुछ समझ नहीं पाता और खांसते हुए विहान रहेजा से कहता है, हाँ टीम। अगर अकेले लड़ने जाओगे उन गॉड से तो पक्का मरोगे, अगर टीम बना के जाओगे तो तुम्हारे जीतने के चांस रहेंगे। विहान रहेजा इतना कहकर अपनी आंखें बंद करता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ वो एंशिएंट गॉड मैन जो यूनिवर्सल स्टैचू के अंदर उन गॉड्स के फाइट को देख रहा था, वो अपनी आंखें खोलता है। वो नीली और लाल आंख से घिरा हुआ था। वो अपनी जगह से गायब होता है और सीधे विहान रहेजा के सामने अपीयर होता है। इस वक्त विहान रहेजा के सामने सारे रिलीजन के मेंबर्स जमा हो गए थे। उनकी भी यही प्रॉब्लम थी कि आखिर वो उन गॉड्स को रोके कैसे, क्योंकि वो गॉड्स कैटेगरी गॉड्स नहीं है। वो सारे गॉड्स मिस्टिक यूनिवर्स से डिमोट होकर यहाँ आए और वो गॉड्स यहाँ पर आकर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन विहान रहेजा की वजह से अब वो सभी अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं रिलीजन वालों के साथ साथ। इसलिए उन सबके चेहरे पर शिकन साफ दिख रही थी। वो एंशिएंट गॉड मैन विहान रहेजा के सामने आकर झुक जाता है और फिर उसके चेहरे से वो फायर गायब हो जाती है और हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। अगर वीर यहाँ होता तो वो उस आदमी को जरूर पहचान लेता। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्लाइंड मैन था, जो कि वीर की मदद करने के लिए कभी कभी उसके पास आता था और विहान रहेजा का कोई मैसेज देने के लिए कभी कभी वीर के पास आता था। विहान रहेजा के सामने आते ही वो ब्लाइंड मैन झुक जाता है। ओह तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी गई? ब्लाइंड मैन विहान रहेजा को देखते हुए कहता है, एक्चुअली में हमें एक टीम की जरूरत है और यूनिवर्स में क्या हो रहा है इसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। विहान रहेजा ब्लाइंड मैन से कहता है, हाँ पता है, यूनिवर्स पर नजर रखने का काम तो मेरा ही है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं वो मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ, ये भी मुझे अच्छे से पता है। ब्लाइंड मैन विहान रहेजा को देखते हुए कहता है। विहान रहेजा बदले में उसके बात का कोई जवाब नहीं देता। देखो हमें बस एक टीम की जरूरत है ताकि हम उन गॉड्स का सफाया कर सकें। मेरी वजह से तुम लोग अपनी असली पावर का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हो और हमारे साथ साथ वो गॉड्स भी अपनी असली पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विहान रहेजा था कह रहा था कि नहीं में विहान रहेजा के पीछे से बहुत सारे फिनिक्स की आवाज़ आने लगती है और विहान रहेजा का पीछे का सीन पूरा आग से भरा हुआ था। कुछ देर बाद वहाँ एक्सकिंग ऊपर से नीचे उड़ते हुए आता है और सभी वो देखकर एक्सकिंग को देखकर चेयर करने लगते हैं। कमाल हो गया, ह्यूमन एम्पायर जितना स्ट्रॉन्ग विहान रहेजा और उसके साथ साथ फिनिक्स किंग के ब्लड लाइन का ही एक और लगता है पुराने दिन वापस आ जाएंगे।
हमारे ब्लड लीजन के पुराने दिन वापस आ जाएंगे। सारे ब्लड लीजन के मेंबर एक दूसरे से कहने लगते हैं। एक्स किंग जैसे ही बाहर आया था उसे वीर के बारे में पता चला था, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने पावर्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विहान रहेजा उसे अपने पावर कंट्रोल करने में मदद करता है। विहान रहेजा की मदद से एक्स किंग अपने पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था और उसे अनलीश भी कर पा रहा था। एक्स किंग ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। बताओ किसे मारना है? एक्स किंग विहान रहेजा से कहता है। जल्दी पता चलेगा किसे मारना है किसे नहीं। विहान रहेजा एक्स किंग से कहता है। विहान रहेजा सभी को अपना अपना काम समझाने के बाद धरती ग्रह वापस आ जाते हैं। धरती ग्रह वापस आने के बाद वो सबसे पहले फ्रेश होते हैं और फिर सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। सफ़ेद कपड़े पहनने के बाद विहान रहेजा जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, उन्हें सबकी रोने की आवाज़ आने लगती है। विहान रहेजा बाहर निकल कर आए थे और वहाँ पर इस वक्त बीचों बीच रूही की लाश रखी हुई थी, जिसका अंतिम संस्कार आज होने वाला था। उसके डैड, उसके मॉम, उसके हर भाई बहन सब रो रहे थे। वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। एक्स किंग, क्वीन, ग्रैंड मास्टर, अभी शेरगिल, तानिया बुराई, वहाँ पर हर कोई मौजूद था जो भी वीर से जुड़ा हुआ था या फिर वीर को जानता था। वहाँ पर इतनी सारी भीड़ को देखने के बाद विहान रहेजा समझ गए थे कि उन सबका सवाल क्या होगा। वहाँ पर विहान रहेजा बीच में जाते हैं और विहान रहेजा कहते हैं, सभी लोग ये पूछने लगते हैं कि आखिर वीर की डेड बॉडी कहाँ है। क्योंकि सबके कान में ये बात तो पहुँची गई थी कि जब वीर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तब विहान रहेजा ही वहाँ मौजूद थे अपने बेटे के पास। इसलिए सबके मन में ये सवाल खटक रहा था। विहान रहेजा सबका चेहरा देखते हैं और फिर, देखिए, मैं जानता हूँ कि वीर आपका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन ये भी आप मानने से कतरा नहीं सकते कि वो मेरा बेटा है और मैं उसके बारे में कोई बुरा भरा नहीं सोच सकता हूँ। मेरा मतलब है कि जब वो मेरे सामने मौजूद था तब वो इतना ज़्यादा घायल हो चुका था कि उसके शरीर का एक टुकड़ा भी नहीं बचा, वो ऐसे ही धूल में मिट गया। बस विहान रहेजा इतना कहकर ज़मीन को देखने लगते हैं। लेकिन तभी सबको याद आता है कि हाँ, वीर भी कई सारे लोगों को ऐसे ही धूल में मिला चुका था अपने 1-2 पंच से ही। इसलिए वीर के साथ ऐसा होना किसी को किसी कहानी के जैसा नहीं लगा और उन्होंने विहान रहेजा की बातों पर यकीन कर लिया। कुछ देर बाद रूही के अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है और उसके डेड बॉडी को जला दिया जाता है। उसके बाद सभी लोग वापस जिन यूनिवर्स आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त धरती ग्रह पर करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था, खासकर विहान रहेजा के लिए, क्योंकि विहान रहेजा के उस अजीब से रेड स्मोक को रिलीज करते ही सारे गॉड्स अब अपनी असली पावर का इस्तेमाल कर सकते थे, जिसके कारण अब जिन यूनिवर्स पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। विहान रहेजा जैसे ही वापस धरती ग्रह से जिन यूनिवर्स आते हैं, वैसे ही वो अपने सामने सिल्वर फॉक्स को देखते हैं, जो कि अभी अपने नॉर्मल फॉर्म में था। लेकिन जैसे ही विहान रहेजा उसके सामने आते हैं, वैसे ही सिल्वर फॉक्स अपने आप को म्यूटेट कर लेता है और कुछ अलग ही बन जाता है। उसके 2 हाथ पांव अच्छे से बाहर आ गए थे और उसकी बॉडी भी दिखनी शुरू हो गई थी, यहाँ तक कि वो अब फॉक्स लग ही नहीं रहा था, वो एक वेयरवुल्फ बन गया था। उसके 2 पंख निकल आए थे, जिसमें से डेथ की पावर स्मोक के रूप में बाहर आ रही थी। आपने झूठ कहा है ना, वीर वहाँ पर कैसे मरा था, मुझे सच जानना है। सिल्वर फॉक्स गुस्सेल भरी नज़रों से विहान रहेजा को देखते हुए कहता है, तुम्हें मानना है ना मानना है ये तुम्हारी मर्जी है। मैंने जो देखा था मैंने बता दिया, बस। और तुम शायद ये भूल रहे हो कि वो मेरा बेटा था तुम्हारे दोस्त होने से पहले। विहान रहेजा सिल्वर फॉक्स को डांटते हुए कहते हैं, बस दोस्त? वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था। सिल्वर फॉक्स इतना कह रहा था, नहीं, मैं विहान रहेजा उसे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। उसके बाद सिल्वर फॉक्स आगे बढ़कर विहान रहेजा का कंधा पकड़ लेता है। वो विहान रहेजा को चोट तो नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो ये भी जान के रहेगा कि आखिर वीर के साथ वहाँ हुआ क्या था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ विहान रहेजा ही वहाँ मौजूद थे। विहान रहेजा सिल्वर फॉक्स को ऐसा एक्शन करते हुए देखकर थोड़ा बहुत शॉक्ड हुए थे, लेकिन वो शांति से पीछे मुड़ते हैं। देखो सिल्वर फॉक्स, मैं जानता हूँ कि वीर तुम्हारा सिर्फ दोस्त नहीं था, वो तुम्हारे लिए सब कुछ था। जब तुम उस अंडे से बाहर निकले थे तब तुमने सबसे पहले वीर को देखा था और तुम उसे ही सब कुछ अपना समझने लगे थे। मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे बारे में और वीर के बारे में मुझे सब कुछ पता है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ उस पर भरोसा रखो और मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ वही बात मानो, ठीक है? विहान रहेजा सिल्वर फॉक्स को कहते हैं। लेकिन सिल्वर फॉक्स को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो विहान रहेजा की। सिल्वर फॉक्स अब आग बबूला हो रहा था, उसके हाथों से चिंगारियां निकल रही थी, उसके पंख में से काली धुआं तेजी से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अच्छा, मानना पड़ेगा, तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? विहान रहेजा सिल्वर फॉक्स कहता है, अगर जरूरत पड़ा तो वो भी मैं करूंगा, लेकिन मैं ये तो जान के रहूंगा कि आखिर तुमने वीर के साथ क्या किया। सिल्वर फॉक्स गुस्से भरी आवाज में विहान रहेजा को देखते हुए कहता है, मैं अपने बेटे के साथ क्या करूंगा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपने बेटे की फिक्र नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की होगी कि नहीं, जिन यूनिवर्स जैसी कोई चीज नहीं होती? मैंने इससे ये भी कहा था, मैंने उससे ये भी समझाया था कि सकाल ग्रह ही अंत है और वो इससे आगे ना जाए, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरा बेटा भी उस रास्ते पे चले जिस पे मुझे चलना पड़ा था। इसलिए मैंने उसे हर कदम पे मना किया था कि नहीं, वो सकाल ग्रह से ज़्यादा आगे ना जाए। लेकिन उसकी ये बेकार किस्मत उसे जिन यूनिवर्स तक खींच ले आई और उससे बेकार किस्मत
कि उस विपुल रहेजा की नज़र में मेरा बेटा आ गया। विहान रहेजा अपने में ही खुशफुसाते हुए बोलते हैं, लेकिन सिल्वर फॉक्स उनकी ये बातें सुन लेता है। विपुल रहेजा, मैं वीर के साथ बहुत समय से रहा हूँ और इस विपुल रहेजा का नाम मैंने उसके मुंह से भी बहुत बार सुना है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये जो भी आदमी है बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना। सिल्वर फॉक्स विहान रहेजा से कहता है। विहान रहेजा बदले में कुछ नहीं करता है और बस अपने गर्दन को हाँ में हिला देता है। अच्छा, तो वीर के मरने के पीछे कहीं सिखा तो नहीं? सिल्वर फॉक्स विहान रहेजा से कहता है, नहीं, उसका नहीं, बस उनके साथ जो काम करते हैं या फिर उनके सबऑर्डिनेट्स, ये सारा काम उनका है। तुम एंशिएंट डेविल को तो जानते ही होगे, है ना? विहान रहेजा सिल्वर फॉक्स से कहते हैं, हाँ जानता हूँ उसे। क्यों? वैसे भी मैंने बहुत समय से उसे देखा नहीं है। सिल्वर फॉक्स विहान रहेजा की बात की सब सुन रहा था। विहान रहेजा ये देख के थोड़ा शांत होते हैं और फिर उसे सब कुछ समझाना शुरू कर देते हैं। वहाँ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ विहान रहेजा उसे बता देते हैं, बस इस चीज़ को छोड़ के कि वहाँ एक लड़की आई थी और वीर की बॉडी को ले गई थी। सिल्वर फॉक्स विहान रहेजा की बात पे यकीन कर लेता है। ठीक है, समझ गया, मुझे वीर के मौत का बदला लेना है तो मुझे उस एंशिएंट डेविल को खत्म करना होगा, बस इतना ही ना? सिल्वर फॉक्स विहान रहेजा को देखते हुए कहता है। विहान रहेजा बस हाँ अपनी गर्दन हिला देता है और उसके बाद सिल्वर फॉक्स वहाँ से चला जाता है। सिल्वर फॉक्स को जाता हुआ देखकर विहान रहेजा के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल थी। मानना पड़ेगा बेटा, तुमने दोस्त तो बड़े अच्छे बनाए। सिल्वर फॉक्स कई दिनों तक बाहर रहता है और फिर थक हार के वो वापस आ जाता है। ये नामुमकिन है, मेरे जीन यूनिवर्स को अच्छे से छाना है, लेकिन वो फिर भी मुझे नहीं मिला। पूरे जीन यूनिवर्स में घूमने के बाद भी वो मुझे दिखा कैसे नहीं? सिल्वर फॉक्स विहान रहेजा से कहता है, वो कोई एरा गैरा आदमी नहीं है। विपुल रहेजा की नज़र खुद उस पर गई थी, यहाँ तक कि वो विपुल रहेजा का खास तक बन गया था, तो वो ऐसा तो होगा नहीं कि वो तुम्हारे सामने आ जाए। विहान राजा सिल्वर फॉक्स को समझाते हुए कहते हैं। सिल्वर फॉक्स भी विहान राजा की बात समझ जाता है। वीर राजा के लिए वो विपुल राजा बहुत बड़ी मिस्ट्री था और वीर से आज तक कोई भी मिस्ट्री छिपे नहीं थी, ये सिल्वर फॉक्स अच्छे से जानता था। लेकिन फिर भी वो वो विपुल राजा वीर राजा के नज़रों से बचा रह गया और अब उसी के कुछ लोग वीर का मौत के कारण बन गए थे, जिसके कारण सिल्वर फॉक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वीर को मारने वाले का नाम भी अब उसे पता था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर पागल हुए जा रहा था। ठीक है, चलो तुम्हें एक काम देता हूँ। इस यूनिवर्स में काफ़ी सारे गॉड्स अपनी असली पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी सारे गॉड छुपी भी हुए हैं हमारे डर से, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जो कि हम हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम पूरे जीन यूनिवर्स के उस गॉड्स को रोक पाए। तो एक तुम भी हो जो उन्हें रोक सकते हो। ग्रीन गॉड को तो तुमने आसानी से हरा दिया था, तो उन्हें भी तो हरा ही दोगे। विहान रहेजा सिल्वर फॉक्स को देखते हुए कहते हैं, ठीक है समझ गया, लेकिन क्या इससे मुझे बस इतना जानना है कि क्या वीर वापस आएगा? सिल्वर फॉक्स विहान रहेजा से कहता है, अपने मिशन को पूरा करके आओ, उसके बाद बताऊंगा। विहान रहेजा अपने सर पर हाथ रख के उसके बाद वो सिल्वर फॉक्स को देखते हुए कहता है। सिल्वर फॉक्स ये सुनते ही खुश हो जाता है और फिर वहाँ से उड़कर चला जाता है। अरे यार, इसका दिमाग तो अभी भी बच्चे जैसा है, सिर खा रहा है मेरा। विहान रहेजा सिल्वर फॉक्स को जाते हुए देखकर फिर चैन की सांस लेता है और फिर सिल्वर फॉक्स को देखते हुए कहता है। सिल्वर फॉक्स उड़ते हुए कुछ देर तक आगे बढ़ता है और उन्हें कुछ लोग दिख जाते हैं। सिल्वर फॉक्स को कुछ लोग दिखते हैं, जिसमें वैंग मंचनदानी, उसके साथ डूना डार, जो कि अपनी पावर को थोड़ा बहुत बढ़ाकर वहाँ पर उस गॉड से लड़ रहा था, उसके साथ इलेक्थोर, लोन बैम्बू, वो सभी लोग उस गॉड से लड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनके साथ कुछ ब्लड लीजन के मेंबर्स भी थे। सिल्वर फॉक्स देख पा रहा था कि वो गॉड बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली कि सिर्फ सिल्वर फॉक्स ही उसे लड़ सकता है। मैं ये तो समझ गया कि उस विहान रहेजा ने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन मेरे पास ये पावर्स कहाँ से आई? लगता है मुझे उससे ही पूछना पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे इसे खत्म करना होगा। सिल्वर फॉक्स इतना कहकर तेजी से अपने पंख को फड़फड़ाता है और उड़ते हुए सीधे उस गॉड के सामने पहुंच जाता है और अपने पंजों से उस गॉड के दोनों आंखों को नोच देता है। उसके बाद वो वहां से उड़ के चला जाता है। उसने उस गॉड को मारा तो नहीं था, लेकिन उसने उसे अंधा के दौड़ कर दिया था और उसे इस हालत में छोड़ दिया था कि वो ज़्यादा कुछ ना कर पाए और सिल्वर फॉक्स के जितने भी साथी वहाँ मौजूद हैं वो लोग आसानी से उस गॉड को खत्म कर पाए। सिल्वर फॉक्स को ऐसा करता हुआ देखकर वहाँ सभी लोग गुस्सा नहीं करते हैं, उल्टा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी ह्यूमंस थे वो अब गॉड्स को मारना चाहते थे, जिससे उनकी लाइफ लाखों साल तक बढ़ सकती है। ये बात उन्हें अब तक पता चल चुकी थी, इसलिए वो लोग भी ये नहीं चाहते थे कि सिल्वर फॉक्स आए और उनका ये गॉड चोरी करके ले जाए। उसके बाद सिल्वर फॉक्स ऐसा ही करके काफ़ी सारे गॉड्स की मदद करता है। सिल्वर फॉक्स एक जगह पहुंचता है जहाँ पर एक्स किंग अकेले ही एक गॉड से लड़ रहा था और उसे देखकर ये नहीं लग रहा था कि उसे किसी भी तरीके की मदद की जरूरत पड़ेगी। इससे सिल्वर फॉक्स भी उसे अकेला ही छोड़ देता है और फिर वो वापस आ जाता है। उसने कुछ ही घंटों में करीब 100 गॉड्स को खत्म कर दिया था और वो इस वक्त वापस आ गया था। और तो और विहान रहेजा भी ये देख के शॉक्ड थे कि इतने देर में उसने 100 गॉड्स को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। मानना पड़ेगा इसलिए पावर दी तो उसी ने। सिल्वर फॉक्स को देखते हुए विहान रहेजा मन ही मन बड़बड़ाता है, हो गया, अब मुझे बताओ कि वीर वापस आएगा कि नहीं। सिल्वर फॉक्स हाफ सांस लेते लेते विहान रहेजा को देखते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारे मन में एक और सवाल था ना कि तुम्हें ये पावर कहाँ से मिली?
विहान रह जा फिलर फॉक्स को कहता है हाँ हाँ, ये पावर मुझे कहाँ से मिली? फिलर फॉक्स विहान रह जा से कहता है मैं तुम्हें बस एक हिंट दे सकता हूँ। हम समझ लो ये कोई पावर नहीं है, ये एक डेविल सोल है, एक चार्म टाइप डेविल सोल जिसे तुम्हें किसी ने दिया जब तुम मर रहे थे। विहान रह जा फिलर फॉक्स को देखते हुए ये कहते हैं। उसके बाद फिलर फॉक्स और कंफ्यूज हो जाता है। चार्म टाइप डेविल सोल, देखो तुम्हारी ये ह्यूमन्स वाली बातें मुझे कुछ समझ नहीं आती है, ठीक है? तो समझ गया ये पावर कहाँ से मिली मुझे ये बताओ कि वीर वापस आएगा या नहीं? फिलर फॉक्स विहान रह जा से कहता है देखो ये बातें मैं तुरंत तो कह नहीं सकता हूँ, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। देखो तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? विहान रह जा फिलर फॉक्स को देखते हुए कहते हैं। फिलर फॉक्स जैसे ही विहान रह जा की बात सुनता है वो वैसे ही नाम में गर्दन हिला के नहीं बोल देता है। विहान रह जा इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बच्चे को डील कर रहा है। ओह नो, पता नहीं मेरा बेटा ऐसे कैसे संभालता था। वो भी ये हर वक्त उसके कंधे पे बैठा रहता था। तब विहान रह जा अपने सर को पकड़े हुए फिलर फॉक्स को देखते हुए सोचते हैं तुम मुझे बताने वाले हो या नहीं? फिलर फॉक्स विहान रह जा से कहता है मुझे अभी नहीं पता, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी जाओ। फिलर फॉक्स को वहाँ से भेजने के बाद विहान रह जा दोबारा अपने सोफा पे बैठते हैं और फिर कुछ चीज़ों को याद करने लगते हैं। हाँ, तुम्हें मना किया था वीर, मैंने तुमसे कहा था कि सिर्फ ये साकारग्रह ही अंत है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने। वैसे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम ही उस विपुल रह जाके नज़र में आ गए थे। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, मेरे पास शुरुआत से इतनी पावर थी कि मैं तुम्हें बचा सकता था, लेकिन मैं उस विपुल रह जाके सामने कुछ नहीं था। विहान रह जा मन ही मन सोचते हैं और अपनी आंखें बंद करके उन्हीं चीज़ों को याद करने लगते हैं जिन चीज़ों को याद करके उन्हें सुकून मिलता था। विहान रह जा इतना सोच ही रहा था इतने ही में विहान रह जा के कान में एक और आवाज़ आती है। मुझे फिनिक्स किंग के बारे में बताओ। इन ब्लड लीजेंड वालों को फिनिक्स किंग के बारे में कैसे पता है? वही चोर जिसने मेरी पावर को चुराया था। एक्स किंग वहाँ चिल्लाते हुए आया था, जिसके कारण विहान रह जा की नींद जो लगने वाली थी वो अचानक से टूट गई थी और वो फिर से अपना सर लेके वहीं बैठ गया था। मैं इन्हें कैसे संभालूं? ओ नो वीर, तुम इसे कैसे संभालते थे? विहान रह जा मन ही मन सोचता है और फिर वो एक्स किंग को देखने लगता है। देखो मुझे नहीं पता है कि ये फिनिक्स किंग कौन है, ह्यूमन एम्पर कौन है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तुम लोग मुझसे ये सवाल पूछना बंद करो। देखो मैं मास्टर 2 हूँ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद है और वैसे भी मेरी याददाश्त को मिटा दिया गया, तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इतना कहकर विहान रह जा एक्स किंग को वहाँ से जाने का इशारा करते हैं, लेकिन एक्स किंग वहाँ से जाता नहीं है। उल्टा वो विहान रह जा के बगल में आके बैठ जाता है और उसे चिपक कर उसे कुछ पूछने लगता है। ठीक है समझ गया, लेकिन तुम थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते होगे ना? मुझे उसके बारे में जानना है। एक्चुअली में ये पावर्स मेरी थी, लेकिन इसे उसने चुरा लिया था, वरना उसके बदले मैं होता, मतलब उसकी जगह मैं होता और सब लोग मेरी गुणगान गा रहे होते। मैंने सबको एक बात कही भी, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तुम उन सबको इस बात पर यकीन दिलाओगे? एक्स किंग विहान रह जा से चिपक कर ये सारी बातें धीरे धीरे कह रहा था। ठीक है मेरे बाप, समझा दूंगा सबको। विहान रह जा उसके सामने हाथ जोड़ते हुए उसे कहता है ठीक है, वैसे मैंने कॉमिक लिखी है जो कि जिन यूनिवर्स में पब्लिश करनी है मुझे। तुम्हारे पास तो इतने सारे अच्छे लोग हैं, तुम क्यों नहीं पब्लिश करवा देते मेरी कॉमिक को? एक्स किंग इस वक्त विहान रह जा कर सर खा रहा था। ये क्या, ये मैं कहाँ फंस गया? लगता है मुझे भी किसी मिशन पर ही जाना होगा जहाँ पर मैं किसी बड़े गॉड से लड़ सकूँ। इन्हें संभालने से तो उन्हें संभालना अच्छा है। इतना कहकर विहान रह जा वहाँ से उठता है। हाँ, तुम्हारे कॉमिक को मैं जरूर पोस्ट करवा दूंगा पूरे जिन यूनिवर्स में। ठीक है अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर विहान रह जा वहाँ से तेजी से उठकर गायब हो जाता है। अरे यार, मुझे और भी कुछ पूछना था विहान रह जा से। एक्स किंग विहान रह जा को जाते हुए देखकर मन ही मन सोचता है। विहान रह जा तेजी से उठते हुए अपने मिशन रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ पर हर गॉड की हिस्ट्री को चेक करने लगते हैं। जो भी उनसे लड़ने लायक हो वो उन सबके पावर्स के बारे में देखते हैं और फिर उनमें से गॉड को सेलेक्ट कर लेते हैं। इन सबको झेलने से अच्छा मैं इनसे लड़ने चला जाऊँगा। विहान रह जा इतना कहकर वहाँ से चल ले जाते हैं। कुछ देर तक उड़ने के बाद वो खाली स्पेस में पहुँचता है जहाँ पर एक अजीब सा प्लेनेट मौजूद था। हाँ, यहाँ जाना ठीक रहेगा। विहान रह जा तेजी से उड़ते उस प्लेनेट पे जाते हैं जहाँ पर वो गॉड छिप कर उस प्लेनेट के बीचों बीच बैठा हुआ था। विहान रह जा एक ही पंच में उस पूरे प्लेनेट को खत्म कर देते हैं और इस वक्त वो गॉड ठीक विहान रह जा के सामने था। विहान रह जा उस गॉड को देखते हैं। हाँ, क्या देख रहे हो? मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? विहान रह जा उस गॉड से कहते हैं। वो गॉड विहान रह जा को देख इतना डर जाता है कि वो अंधाधुंध अपने मुक्के को आसमान में घुमाने लगता है और रैंडमली उसका एक मुक्का विहान रह जा को लग भी जाता है। और क्योंकि वो एक गॉड था और उस गॉड को विहान रह जा के पावर के बारे में नहीं पता था और उसे सिर्फ इतना ही सुनने में आया था कि ब्लड लीजेंड के लोगों से बच के रहना है। विहान रह जा अभी जिन यूनिवर्स में आए थे जिसके कारण वो अपने पावर्स को ठीक से यूज करना नहीं समझ पाए थे। उनके पास पावर तो थी लेकिन वो उसे इस्तेमाल करना सीख नहीं पाए थे अभी तक। इसलिए उनका वो पंच पड़ने के बाद उन्हें रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला था और वो सीधे उड़ते हुए तेजी से उस गॉड से बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे। विहान रह जा अपने नाक को देखते जहाँ से बहुत तेजी से खून निकल रहा था
और उनके सीने से भी इस वक्त थोड़ा सा खून निकल रहा था। बहुत बढ़िया। इन सब के चक्कर में मैं ये भी भूल गया हूँ कि मुझे लड़ना कैसे है। पता नहीं क्यों मेरी याददाश्त कब तक वापस आएगी। ध्यान रह जा, जब धरती ग्रह वापस आए थे तब उनकी याददाश्त चली गई थी और उनकी ताकतें भी, लेकिन जैसे जैसे उनकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही थी वैसे वैसे उनकी पावर्स भी वापस आ रही थी। जिन यूनिवर्स आते आते उनकी पावर उन्हें मिल तो गई थी, लेकिन उनकी याददाश्त जो कॉम्बैट पावर्स, कॉम्बैट फाइट की एबिलिटीज़ थी वो उन्हें भूल गए थे। इसीलिए उन्हें उसे याद करने में थोड़ा बहुत समय तो लगेगा। हे, जरा उस सोल क्यूब को देखो, वो कुछ ज़रा ही साइन नहीं कर रहा। मतलब मेरा मतलब है कि मैं यहाँ करोड़ों साल से हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा है। तुम्हें क्या लगता है? जहाँ पर वो सोल क्यूब बहुत ज़्यादा साइन कर रहा था वहीं पर दो गार्ड्स जो खड़े थे वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। पता नहीं, हम उसे चेक भी तो नहीं कर सकते हैं। वो ऑर्डिनरी क्यूब में नहीं रखा हुआ है, जानते हो ना। और उसमें कहाँ उसे जन्म लेना है और कब जन्म लेना है वो सब टाइम वहाँ फिक्स करके रखा गया है, इसलिए वो कोई एड़ा गेड़ा तो होगा नहीं। वो गार्ड्स एक दूसरे से बात करते रहते हैं और उस क्यूब को आगे जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ धरती ग्रह पे 150 साल बीत जाते हैं। ध्यान रह जा, अब तक वीर के सारे दोस्तों को हैंडल करना सीख गए थे। भले ही उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे सब कुछ हैंडल कर लिया। इन 150 सालों में धरती ग्रह और भी ज़्यादा एडवांस हो गया था और अब लोगों को दूसरे ग्रह का मिशन का हिस्सा बनने के लिए मोटी कीमत चुकानी पड़ती थी। और तो और अगर कोई गरीब धरती ग्रह पर जन्म लेता था तो वो कभी भी टाइटन ग्रह नहीं जा सकता था। ऐसा रूल भी बना दिया गया, जब तक तुम्हारी पहचान नहीं है तब तक तुम टाइटन ग्रह या फिर अदर प्लैनेट्स नहीं जा सकते हो। ऐसा रूल इसलिए बनाया गया ताकि सभी लोग धरती ग्रह को छोड़कर सिर्फ इन ग्रहों पर ही जाकर टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हर कोई वहाँ जाकर इवॉल्व नहीं कर सकता है। और उल्टा पिछले ही साल करीब लाखों करोड़ों लोग वहाँ जाकर मारे जा चुके थे। पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ के एलियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा। इसलिए अब सब लोग को उनसे डील करने में बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। और जितने भी स्ट्रॉन्ग एलिट थे वो सब तो इवॉल्व होकर अगले प्लैनेट चले गए थे, इसलिए पिछले प्लैनेट पर सिर्फ नई जनरेशन ही बाकी रह गई थी जिन्हें कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए वो सब वहाँ जाकर सिर्फ मरते थे और कुछ नहीं। इसीलिए सरकार ने इस रूल को तैयार किया था ताकि टाइटन ग्रह जाते ही जो भी स्ट्रॉन्ग होगा सिर्फ वही टाइटन ग्रह जा सकता है, और अदर प्लैनेट्स भी जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो वहाँ पे नहीं जा सकता है। इसलिए गरीबों को वहाँ जाने के लिए सब सख्त मना कर दिया गया, क्योंकि अगर कोई गरीब जन्म लेता भी है तो उसे एक्सपीरियंस देने के लिए उसके माँ बाप उसे क्या ही सिखाएंगे। इसीलिए इन सारे रूल्स को बनाया गया। दूसरी तरफ हमें फिर से वही अजीब सा रूम दिखाया जाता है जहाँ पर चारों ओर आग जल रही थी और वहाँ पे बारी बारी एक लाइट आसमान में फायर हो रही थी और डायमेंशन को तोड़ के वो कहीं आसमान में ही गायब हो जा रही थी। ऐसे ही करते करते अब उस सोल की बारी थी जो सबसे ज़्यादा साइन कर रहा था, और वो गार्ड्स भी ये देखने के लिए क्यूरियस हो रहे थे क्या आखिर वो जाएगी कहाँ। जब उस सोल क्यूब की बारी आती है जो कि हद से ज़्यादा साइन कर रहा था और हिल भी रहा था, वो तेज़ी से आसमान में चलता है और आसमान में स्पेस के डायमेंशन को तोड़कर सीधे जीन यूनिवर्स पहुँचता है और फिर वहाँ के डायमेंशन को तोड़कर सीधे धरती ग्रह पहुँच जाता है और तेज़ी से धरती ग्रह की तरफ बढ़ने लगता है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि इतना स्ट्रॉन्ग है तो हम में से ही किसी के घर में जन्म लेगा, लेकिन ये तो धरती ग्रह चला गया, वही अजीब सी जगह जहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ छोटे मोटे ह्यूमंस हैं। वो गार्ड एक दूसरे से बात करते हुए उस सोल का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये स्ट्रॉन्ग सोल है और वो इसी जगह पे जन्म लेगी, लेकिन ये तो कहीं और ही चली गई। वैसे मुझे एक बात अजीब लगी, मेरा मतलब है कि अगर वो सोल क्यों धरती ग्रह जाने के लिए था तो फिर वो इस वीआईपी लाइन में क्या कर रहा था और उसे यहाँ रखा किसने? वो दोनों गार्ड एक दूसरे से ही बात करते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर उसे धरती ग्रह ही जाना था तो फिर ये इस लाइन में क्या कर रहा था? मतलब प्राइमरी लाइन से नीचे की कोई लाइन होती है जिसमें धरती ग्रह के लोग, छोड़ो वो सब छोड़ो, अभी सारी बातों का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं। उसे अब तक जन्म ले लिया होगा, है ना? वो दोनों गार्ड एक दूसरे से बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ धरती ग्रह पे दो कपल्स हॉस्पिटल में थे और उनके हाथ में एक बच्चा था जो कि जन्म लेते ही अपनी आंखों को खोलकर अपने मॉम डैड को देख रहा था और पीछे न्यूज़ पे कुछ न्यूज़ चल रहा था। आज पूरे 150 साल बीत चुके हैं वीर राजा को हमें छोड़ के जाए हुए। इन 150 साल के बाद भी हमें नहीं लगता कि हमें हम जैसी नई जनरेशन को भी उनका नाम भूलना चाहिए। आखिरकार उनके डैड की वजह से ही आज हमारा धरती ग्रह इतना ज़्यादा सेफ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 150 साल के बाद 100 साल के बाद कुछ गॉड्स स्पेस को तोड़कर हमारे धरती ग्रह भी आ गए थे, और क्योंकि यहाँ पर सारी सील्स को तोड़ दिया गया है और न जाने क्यों जिन यूनिवर्स के लोग अब यहाँ आ जा सकते हैं वो भी बिना किसी पेंडेंट के, तो इस हिसाब से हम बहुत बड़े खतरे में हैं। और वीर राजा के डैड जो पूरे यूनिवर्स की अभी रक्षा कर रहे हैं, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और उनके बेटे के लिए कुछ देर तक मौन व्रत धारण रखना चाहिए। न्यूज़ पर ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर्स कह रहे थे हर एक साल पे वीर राजा के लिए सब लोग मौन व्रत धारण रखते थे।
ये इसलिए भी था ताकि वो उसके डैड को खुश रख सके, क्योंकि उसके डैड इस वक्त बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे और अकेले ही पूरे यूनिवर्स पे राज कर रहे थे। कुछ देर बाद न्यूज़ पे वीर राजा की पिक्चर दिखाई जाती है, जिसे देखकर वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उछलने लगता है। हे देखो, हमारा बच्चा इस वीर राजा की पिक्चर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। उसका बाप उसकी बीवी से कहता है, हाँ खुश तो हो रहा है, लेकिन क्यों? क्या इसे वीर राजा नाम पसंद आया? वो औरत भी अपने पति से कहती है, मुझे तो सही लगता है। वैसे वीर राजा के बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुना है, हम वैसे ही पॉलर नाइट्स पे उसकी वीडियोस भी देखी, बहुत पुरानी है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा था वो। हमें अपने बेटे का नाम वीर रखे क्या? वो आदमी अपनी बीवी से कहता है, आइडिया बुरा नहीं है, क्या पता हमारा बेटा भी आगे जाके ऐसे बड़े बड़े काम करे इस नाम की वजह से। वो औरत अपने पति को कहकर हंसने लगती है और फिर वहीं पर वीर नामकरण हो जाता है। उसके बाद वो सभी लोग कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रहते हैं और फिर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कुछ दिन बाद वो सभी लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं और उस बच्चे का नाम भी वीर नाम से रजिस्टर कर देते हैं ताकि उन्हें वहाँ से छुट्टी मिल सके। उसके बाद वो सभी लोग अपने कार में वापस घर जाने लगते हैं। उनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी जो कि कभी भी टाइटन ग्रह नहीं जा पाई थी, लेकिन उसके डैड हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि वो टाइटन ग्रह जा सके, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए थे क्योंकि उनके पास नई बैकग्राउंड था, नई एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से उन्हें टाइटन ग्रह पे जाने के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया था और वो अब कभी भी टाइटन ग्रह नहीं जा पाएंगे। देखना, हमारा बेटा एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा और मैं अपने बेटे को अच्छी ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, चाहे कितने पैसे खर्च हो जाए। वो आदमी कार चलाते हुए अपनी बीवी से कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, जैसा हमने सहा है इस दुनिया में वैसा ये नहीं सहेगा। वो लड़की भी उस आदमी को देखते हुए कहती है, मतलब वो दोनों पति पत्नी है, ठीक है। उसके बाद वो सभी लोग कार से जा रहे होते हैं, इतने ही में उनके सामने एक बड़ा ट्रक आता है और उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। ओह नो, ये फिर यहाँ आ गए, इन्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ पे हैं? वो लड़की ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो आदमी भी जल्दी से अपनी गाड़ी को घुमाता है और तेजी से अपनी गाड़ी को रिवर्स में लेने लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि इतने ही में पीछे भी एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है जो कि उन्हें कुचलने के लिए तैयार था। वो दोनों ट्रक तेजी से आगे बढ़ता है और उनकी गाड़ी को बीच में अच्छे से कुचल के रख देता है, जिसमें वीर के मॉम डैड वहीं मर जाते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे वीर अब भी जिंदा था। उस समय बारिश हो रही थी। कुछ लोग ट्रक से उतरते हैं और उस बच्चे के पास जाते हैं। बॉस, इसका क्या करना है? इन दोनों ने तो हमें धोखा दिया, लेकिन इस बच्चे का क्या करें? वो आदमी अपने बॉस से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने हाथ किसी बच्चे को मार के खराब करूंगा? फेंक दो ये कहीं, खुद मर जाएगा। उस आदमी का बॉस उस आदमी से कहता है और उसके बाद वो सभी लोग उस बच्चे को वहीं पास के एक गड्ढे में फेंक देते हैं और क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी तो वो पानी भी उस गड्ढे में भरने लगता है और वीर के नाक मुंह में जाने लगता है। ऐसे ही करते करते पूरा एक दिन बीत जाता है। वहाँ पर पुलिस भी अब आ चुकी थी और सब कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर का ध्यान पास में ही मौजूद एक गड्ढे पे जाता है जहाँ से बहुत सारे बुलबुलों की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई पानी के नीचे अपने मुंह को डाल के बुलबुला निकाल रहा हो, उससे कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी। वो लड़की जैसे ही वहाँ जाती है वो वहाँ के नज़ारे को देख के शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वहाँ पर एक बच्चा पानी में बार बार ऊपर नीचे हो रहा था और वो बुलबुलों की आवाज़ उसके ही मुंह से आ रही थी। वो लड़की जल्दी से आगे बढ़ती है और उस बच्चे को उस गड्ढे से निकाल लेती है और अपने हेड के पास पहुँच जाती है। अपने हेड के पास पहुँचने के बाद वो लेडी ऑफिसर जल्दी से उन्हें उस बच्चे के बारे में बताती है। सर, इस बच्चे के बारे में हमने पता किया, इसने कल ही जन्म लिया है और ये मुझे उस बगल के मौजूद गड्ढे में मिला है। वो ऑफिसर उस लड़की के बात को सुनने के बाद जल्दी से उस बच्चे को चेक करने लगता है। तभी उस ऑफिसर को उस बच्चे के चेहरे पे एक बड़ा सा चोट दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा खराब था और हो सकता था कि उसे इन्फेक्शन भी हो गया हो। देखो, इसे हॉस्पिटल पहुंचा दो और क्योंकि अब इसके परिवार में कोई बचा ही नहीं है तो उसे अनठाले भेज देना। वो ऑफिसर उस लेडीज ऑफिसर से इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वो लेडीज ऑफिसर भी जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और उस बच्चे को अच्छे से चेकअप वगैरह करा देती है। उसके बाद डॉक्टर उस लेडीज ऑफिसर को कहते हैं कि देखिए मिस, हमने इस बच्चे को ठीक करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके चेहरे पे जो ये घाव का निशान है अभी शायद कभी नहीं जाएगा। हो सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी से ठीक हो जाए, लेकिन इसके पास शायद उतने पैसे ना पाए इन फ्यूचर। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप जैसी सुंदर लेडी ऑफिसर की भी कितनी सैलरी होती है, तो आप इस बच्चे पे तो अपना सैलरी वेस्ट करेंगे नहीं। इसलिए अच्छा ये होगा कि इसे अनाथालय ही भेज दिया जाए, जो भी होगा वो देखेंगे। और वैसे भी इन बच्चों पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि भविष्य में आगे जाके ये कुछ भी नहीं करते हैं। वो डॉक्टर उस लेडीज ऑफिसर को यही समझाता है। वो लेडीज ऑफिसर भी समझ जाती है कि अगर वीर को ठीक करना है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी उस खुद लेडीज ऑफिसर को, क्योंकि वीर तो अभी छोटा है और वो कुछ करेगा नहीं, और क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो वो कभी टाइटन नहीं जा पाएगा, क्योंकि टाइटन जाने के लिए सभी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। उसके लिए सभी लोग बहुत बड़े बड़े क्लासेस अटेंड करते हैं जहाँ पर उन्हें फाइटिंग स्किल्स का नॉलेज मिलता है। लेकिन आखिर लेकिन यहाँ पर इस बच्चे को कौन फाइटिंग स्किल्स सिखाएगा? अब तो उसके मॉम डैड भी नहीं रहे। इसलिए वो लड़की भी समझ गई थी कि अब वीर का फ्यूचर खत्म हो चुका है और उसके चेहरे पे जो दाग है अब वो भी कभी नहीं मिट पाएगा। इसी के साथ वो लेडी ऑफिसर वीर को
अनाथालय में ड्रॉप कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उस लेडीज ऑफिसर को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे ही करते करते 14 साल कुछ महीने पर बीत जाते हैं। अब कुछ दिन बाद वीर का जन्मदिन आने वाला था। वीर बहुत ज़्यादा खुश था। हे देखो, मैं 15 साल का होने वाला हूँ। वीर अपने दोस्त से हंसते हंसते कहता है, हाँ 15 साल के होने वाले हो, जान गया, लेकिन मैं ऑलरेडी 15 साल का हो चुका हूँ और पिछले 3 साल से ट्राई भी कर रहा हूँ कि मैं टैटिंगरा चला जाऊँ, क्योंकि हमारे अनाथालय से एक बड़े ही अमीर आदमी ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था बहुत सालों पहले, और वो हर साल यहाँ आता है और कुछ बच्चों को रिक्रूट करता है ताकि वो उसे टैटिंगरा ले जा सके। हम में से जो भी टैलेंटेड होते हैं वो उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। अपने दोस्त को ऐसी बातें करता हुआ देखकर वीर उसके पास आता है और उसके कंधे को थपथपाने लगता है। टेंशन मत लो, मैं भी 15 साल का होने वाला हूँ ना, देखना मैं भी जरूर टैटिंगरा जाऊँगा। उस आदमी को आने दो, आएगा तो देखा जाएगा जो होगा। वीर ऐसे ही अपने दोस्त को दिलासा देते हुए कहता है। उसके दोस्त को और वीर को टैटिंगरा जाने के लिए उतावला देख उनके टीचर वहाँ आते हैं। ये उनके वो टीचर थे जो उन्हें थोड़ी बहुत फाइटिंग स्किल सिखाते थे, लेकिन वो भी प्रोफेशनल नहीं थे। आखिरकार अनाथालय में कौन ही प्रोफेशनल होगा, वहाँ पर अगर कोई टैलेंटेड होगा तो वो आगे ही बढ़ेगा ना। यहाँ अनाथालय में रुककर उन्हें क्या ही सिखाएगा, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं थे। लेकिन जितने भी लोग मौजूद थे वो बच्चों को ट्रेनिंग दे दिया करते थे, जिसमें से कुछ टैलेंटेड बच्चे हर साल टैटिंगरा के लिए सिलेक्ट हो जाया करते थे, क्योंकि उनके अनाथालय से एक अमीर आदमी ने, जिसका नाम मयंक मनचंदानी था, उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था। इसलिए वो उस अनाथालय में हर साल आकर कुछ बच्चों को रिक्रूट करते थे ताकि वो टैटिंगरा जाकर अपनी स्किल्स को दिखा सके, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं टैटिंगरा जाकर तो उन्हें टैटिंगरा जाने दिया जाता है और उन्हें टैटिंगरा जाने का लाइसेंस तक मिल जाता है। इसलिए ही वो सभी लोग इस वक्त इतने ज़्यादा खुश थे और जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिन बाद वहाँ पर मयंक मनचंदानी आने वाला था, वो भी अपनी बीवी के साथ। देखो गाइस, मतलब मयंक मनचंदानी ने जो है, ठीक है, एक बच्चे को अडॉप्ट किया था, मतलब सीजन 1 में आपने सुना होगा, ठीक है, तो इसी अनाथालय से अडॉप्ट किया था, ठीक है। इसलिए वहाँ यहाँ पे इसका बात हो रहा है, तो ये मत बोलना कि उसका बच्चा है, ये अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है। सीजन 1 में ही बता दिया गया। राकेश सर, क्या आप मयंक मनचंदानी से कभी मिले हैं? मेरा मतलब है कि हमने उन्हें देखा नहीं है, क्योंकि हम 15 साल के नहीं थे, इसलिए हमें ज़्यादा अंदर आने नहीं दिया जाता है, मतलब कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ पर वो सारे बच्चों के टेस्ट लेते हैं। तो फिर वो टेस्ट कैसे लेते हैं? आप तो वहीं मौजूद रहते हैं ना, तो अगर आप हमें पहले बता दें तो हम पहले से ही कुछ तैयारी करके रखेंगे। वीर अपने राकेश सर से पूछता है, क्योंकि वही वहाँ पर ट्रेनिंग करवाते थे और मयंक मनचंदानी को वही हैंडल करते थे जब वो यहाँ आता था तब, इसलिए वीर उनसे ही सब कुछ पूछ रहा था। वो देखो, वो शांत स्वभाव के हैं और वो जो भी ऑब्जर्व करते हैं शांति से ऑब्जर्व करते हैं। अगर तुम 1% भी गलती करोगे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो समझ के रहना, तुम्हारे पास 1-2 मौके ही होंगे, और इस बार तो उनकी वाइफ और उनकी बच्चे भी आ रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ही समझ के रहना होगा। वो राकेश सर वीर और उसके दोस्त को कहते हैं। वीर के साथ वो दोस्त, वो जो लड़का था जिसका नाम सागर था, वो बहुत ज़्यादा समय से था। वो दोनों बचपन से ही साथ में थे, क्योंकि वीर से कोई दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि उसके चेहरे पे एक अजीब सा दाग था और वो कभी ठीक भी नहीं होता था, इसलिए वीर से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था वहाँ पर। लेकिन उस सागर नाम के लड़के ने उससे दोस्ती की और उसे अपने भाई की तरह ट्रीट करने लगा, इसलिए वीर और उस दोनों की दोस्ती के लिए वो सर भी उन दोनों को एडमायर करते थे। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ टैटिंगरा जाओ, आखिर तुम दोनों की जोड़ी ऐसी है, और अगर तुम दोनों अलग हो गए, तुम दोनों में से कोई एक ही टैटिंगरा गया तो मुझे भी बुरा लगेगा और पूरे अनाथालय को भी। जैसे तुम दोनों बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि भविष्य में जाकर तुम दोनों हमारे अनाथालय का नाम रोशन करोगे, और अगर तुम दोनों आगे चले भी गए तो कभी भी हमें मत भूल जाना। वो सर अपने सर को नीचे झुकाए वीर और उस बच्चे को देखते हुए कहते हैं, सर आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, और कभी हम लोग स्ट्रांग बन गए तो यहाँ आकर थोड़ा फ्लेक्स भी तो करना है दूसरे बच्चों के सामने जो मुझे चिढ़ाते हैं। वीर अपने सीने पर मुक्का मारते हुए सर को देखते हुए कहता है। वो टीचर, वो राकेश सर वीर को ऐसा करता हुआ देखकर वहीं हंसने लगते हैं और उसके सर पे हाथ फेरते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। राकेश सर के जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है। तुम दोनों की बातें सुनी मैंने, तुम दोनों सच में टैटिंगरा जाना चाहते हो, वो भी मयंक मनचंदानी को इम्प्रेस करके? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन सपनों में तो तुम वीर के डैड को भी इम्प्रेस कर दो। वो लड़की वीर और उसके दोस्त का मजाक उड़ाते हुए कहती है। वो लड़की वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर मानी जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक किसी ने भी उसे अडॉप्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उस लड़की को अडॉप्ट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन उस लड़की ने ही अपने नए मॉम डैड को मना कर दिया था, जिसे देखकर सब शॉक्ड रह गए थे। यहाँ पर वीर और उसके दोस्त को अडॉप्ट नहीं करता है, क्योंकि जो भी वहाँ किसी को अडॉप्ट करने आते थे वो बच्चे को ही अडॉप्ट करते थे, वो भी छोटे बच्चे को। लेकिन यहाँ पर वीर और उसके सारे दोस्त थोड़े बड़े हो गए, जिसकी वजह से उन्हें टैटिंगरा जाने का मौका दिया जाता है ताकि वो भविष्य में कुछ आगे कर सके। वो लड़की भी उनमें से ही एक थी। जब वो अनाथ हुई थी तब वो करीब 10 साल की थी, इसलिए उसे भी कोई अडॉप्ट नहीं करता था, और जो भी अडॉप्ट करने की कोशिश करता था वो लड़की उसके साथ जाती ही नहीं थी। इसीलिए वो सभी लोग वहाँ अटके रह गए थे और टैटिंगरा जाने का ख्वाब देखते रहते थे। वीर, यहाँ से चलो। वैसे भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी कामयाबी को देख के चलते हैं। वीर का दोस्त वीर को खींच कर वहाँ से ले जाने लगता है। हाँ, जब यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि घबराना क्या होता है, जलना क्या होता है। वो लड़की भी वीर और उसके दोस्त का मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ देख लेंगे साली कुतिया। सागर उस लड़की को गाली देकर तुरंत वहाँ से वीर के साथ भाग जाता है। वो लड़की भी सागर के मुँह से गाली सुनती है और आग बबूला हो जाती है।
सागर का प्लान काम कर गया था, वो वहाँ से उसे गाली देके भाग गया था। सागर की यही बहुत ज़्यादा बुरी आदत थी, उसे गाली देने की बहुत गंदी आदत थी। यहाँ तक कि वो कभी कभी टीचर्स को भी गाली देके भाग जाया करता था और बहुत ज़्यादा मार भी खाया करता था। इसलिए वीर कभी कभी उसके साथ एम्बेरस भी फील करता था, लेकिन क्योंकि सागर उसके साथ एम्बेरस कभी फील करता ही नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे पे एक अजीब सा दाग था, इसलिए वीर ने भी इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया था और सागर को भी वैसे ही अपना लिया था जैसे सागर ने वीर को अपनाया था। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सी यू। वीर और उसके दोस्त उस लड़की को चिढ़ाकर वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग जल्दी से अपने क्लास में पहुँचते हैं ताकि वो पढ़ सकें। उस अनाथालय में पढ़ाई भी होती थी। वहाँ पर एक स्नेहा मैम की टीचर थी जो सभी बच्चों के साथ प्यार से रहती थी सिवाय वीर के, जिसकी वजह से वीर को वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हाँ, मुझे लगता है मेरे चेहरे की वजह से ही मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। वीर अपने में ही बड़बड़ाता है, लेकिन तभी सागर जो उसका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड था वो उसके बगल में खड़े ये सारी बातें सुन लेता है। छोड़ो वीर, हम इन्हें अपने टैलेंट से इम्प्रेस करेंगे। वैसे भी इन्हें इम्प्रेस क्यों करना है, या कि है कौन अनाथालय के मामूली से टीचर। हम यहाँ के लिए नहीं बने वीर, हमें बहुत आगे जाना है। आगे के बारे में सोचो, इनके बारे में नहीं, वरना डिमोटिवेट ही होगे। सागर वीर को समझाते हुए कहता है। वीर भी सागर के बाद से एग्री कर जाता है। हाँ, सही कहा, इन जैसों पर ध्यान देने से अच्छा मुझे अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। वीर अनजाने में ये बात थोड़ी जोर से बोल देता है और ये आवाज़ उस स्नेहा मैम के कान में पहुंच जाती है। कौन है ये? वीर, क्या तुमने ये सब कहा है अभी? स्नेहा मैम गुस्से में वीर को देखते हुए कहती है, नहीं मैम, मैंने ये सब नहीं कहा है, सच में। वीर भले ही सच बोल रहा था, उसने ये कहा तो था, लेकिन वो एक्टिंग कैसे कर रहा था जैसे वो सच बोल रहा हो। लेकिन वो सच बोल रहा हो या झूठ बोल रहा हो, स्नेहा मैम उसके पास आती है और उसे जोर से तमाचा मारती है और उसके बाद उसे वहीं मुर्गा बनाकर उसी बेंच पर मुर्गा बनाकर दोबारा पढ़ाने चली जाती है। कुछ देर बाद कुछ और बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन स्नेहा मैम उन्हें प्यार से समझाकर शांत कराती है। वीर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। वो लड़की जिससे इस वक्त सागर गाली देके भाग के आया था इस क्लास में, वो लड़की भी इस क्लास में एंटर कर जाती है। उस लड़की का नाम सुरुचि था और क्योंकि वहाँ पर सभी लोग अनाथ थे इसलिए किसी का भी सब टाइटल नहीं पता था। वो क्लास में एंटर करती है, भले ही वो लेट आई हो, लेकिन फिर भी मैम उसे अच्छे से ट्रीट करती है और उसे अच्छे से बैठने के लिए कहती है, लेकिन उसे डांटती नहीं है। वीर को ये सब देख के और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है और वो लड़की वीर को देख के हंस रही थी जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही हो। वीर और सागर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वीर का तो मन कर रहा था कि वो इसी वक्त उस मैम का जाकर सर फोड़ दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि ये वही स्नेहा टीचर है जो उन बच्चों को सिलेक्ट करेगी जो मयंक मंचंदानी के सामने जाकर परफॉर्म करेंगे और जिनका भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिनकी भी फाइटिंग स्किल अच्छी होगी, जिनके अंदर से मयंक मंचंदानी को लगेगा कि हाँ वो टैलेंटेड है, मयंक मंचंदानी उन्हें सेलेक्ट करके ले जाएगा। इसलिए वीर यहाँ पे इस वक्त शांत बैठा हुआ था, वरना उसका बस चलता तो वो कब का ये अनाथालय छोड़कर चला जाता, क्योंकि उसके साथ यहाँ पर अच्छे से कोई ट्रीट करता ही नहीं है उसके अजीब चेहरे की वजह से। देखते ही देखते कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। वीर हमेशा उस टीचर से मार खाता था, सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और बस इसी तरीके से वीर के कुछ और दिन भी वहाँ कट जाते हैं। और जब ट्रेनिंग का दिन आता है और सिलेक्शन का दिन आता है तब वीर देखता है कि वीर के सामने 100 से भी ज़्यादा बच्चे खड़े हैं। हर 50 बच्चे में से 1-2 बच्चे ही पास हो रहे थे और वीर के पीछे भी अभी भी 300-400 बच्चों की लाइन लगी हुई थी। इसलिए वीर समझ गया था कि उसकी बारी आते आते अभी टाइम है। वीर धीरे धीरे चलते चलते करीब शाम तक अपने मंजिल तक पहुँचता है। लाइन में खड़े खड़े उसे शाम हो गई थी, सुबह से शाम। वीर जब स्नेहा टीचर के सामने पहुँचता है तो स्नेहा टीचर उसे देखते ही रिजेक्ट कर देती है और उसे बगल में खड़ा कर देती है। मैम आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने तो मुझे परफॉर्मेंस करते हुए देखा भी नहीं, मेरी फाइटिंग स्किल को देखा ही नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की मैम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। वीर का चेहरा इस वक्त दूध क्लू जैसा हो गया था और वो ऑलमोस्ट रोने वाला था। उसी सब चक्कर में वीर जल्दी जल्दी से उस स्नेहा मैम से कहता है, अच्छा इतने दिन से मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, तुम कैसे मुझे देखते हो, कैसे गुस्से से देखते हो जैसे मैं सर फोड़ दूँ। हमारे जैसे बच्चे को टाइटल का भेजूंगा मैं, हाँ, और वो भी मयंक मंचंदानी के सामने हमारे अनाथालय का नाम बदनाम करने के लिए। तुम्हारी शक्ल देखते ही वो तुम तो उल्टी ना कर दे। स्नेहा मैम वीर का मजाक उड़ाते हुए कहती है और स्नेहा मैम की बात को सुनने के बाद वहाँ हर कोई वीर पे हंसने लगता है। फिर बारी आती है सागर की। सागर वहाँ सेलेक्ट हो गया था क्योंकि उसने अपने परफॉर्मेंस से उस स्नेहा मैम को इम्प्रेस कर लिया था। लेकिन सागर वीर के पास जाके खड़ा हो जाता है और वीर को सहानुभूति देने लगता है। वीर घबरा मत, जब मयंक मंचंदानी आएंगे तो मैं खुद उनसे तुम्हारे बारे में कहूँगा और उनसे भी कहूँगा कि इस मैम ने तुम्हारे साथ क्या किया, घबरा मत। सागर की इन बातों को सुनने के बाद वीर थोड़ा रिलैक्स फील करता है क्योंकि सागर वीर को अच्छे से जानता था कि वीर उससे ज़्यादा टैलेंटेड था और अगर सागर यहाँ सेलेक्ट हो गया तो वीर भी सेलेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन इस टीचर की वजह से वीर आगे नहीं बढ़ पाया था। कुछ देर बाद उस लड़की सुरुचि की भी बारी आती है और वो भी उस टेस्ट में पास हो जाती है। सभी लोग उसके लिए ताली बजा रहे थे। वो ताली इसलिए नहीं बजा रहे थे कि वो टैलेंटेड है, वो इसलिए ताली बजा रहे थे क्योंकि वो सुंदर है और वो बाकी सभी लोग उसे इंप्रेस करना चाहते थे। कितने बड़े बेवकूफ़ है, दुनिया में इतनी सारी सुंदर लड़कियाँ हैं फिर भी इन्हें इस चुड़ैल में इंटरेस्ट है। सागर मनी मन वीर के पास जाके कहता है, लेकिन वीर उसकी फुसफुसाहट को सुन लेता है और वो भी वहीं हंसने लगता है। सुरुचि देखती है कि वीर और सागर उसे ही देखकर हंस रहे हैं तो उसके नाक पर गुस्सा साफ साफ झलकने लगता है। कोई बात नहीं, हंस लो,
देखती हूँ मयंक मंचंदानी के सामने क्या करते हो। उसके बाद सुरुचि वहाँ से उठकर जाती है और सीधे स्नेहा मैम के पास पहुँच जाती है। टीचर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने सागर की कुछ बातें सुनी हैं। वो वीर से ये कह रहा था कि वो मयंक मंचंदानी के सामने जाकर वीर की तारीफ करेगा और आपकी बुराई करेगा। मैम, वो कह रहा था कि वो कहेगा कि आपने वीर को बिना टेस्ट के ही टेस्ट से निकाल दिया है। सुरुचि मैम से जाकर उस सागर की चुगली कर देती है, जिसके बाद उस मैम का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वीर अपना एक भी मूव मयंक मंचंदानी को करके दिखाता है, इतने ही में बाहर से किसी की लड़ने और झगड़ने की आवाज़ आने लगती है। वीर जो मयंक मंचंदानी के सामने अपना मूव दिखाने वाला था, इतने ही में रुक जाता है और राकेश सर की तरफ देखने लगता है। इस वक्त मयंक मंचंदानी भी गुस्से वाली नज़रों से राकेश सर की तरफ देख रहा था। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें पता तो था ना कि मैं आ जाने वाला हूँ, फिर भी? मयंक मंचंदानी इससे पहले कि और भी कुछ कह पाता, राकेश सर सॉरी सर, मुझे नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है, मैं भी चेक करके आता हूँ। इसी के साथ राकेश सर के पीछे पीछे वीर भी बाहर चला जाता है। मयंक मंचंदानी कुछ देर वहाँ और रुकने का सोचता है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद भी मयंक मंचंदानी देखता है कि बाहर से शोरगुल और आवाज़ें आ ही रही हैं और किसी की मारने की भी आवाज़ें आ रही थी। इसलिए मयंक मंचंदानी वहाँ से जाने का फैसला करता है और वो जैसे ही बाहर निकलता है, उसके सामने जो नज़ारा था उसे देख के वो शॉक्ड रह जाता है। उस लड़के ने, जिसके चेहरे पे दाग था, उसने एक बड़े आदमी को अच्छे से मजा चखा रखा था। देखिए सर, मैं जानता हूँ आपने जो किया गलत किया और हमने भी जो किया वो गलत किया है। राकेश सर उस आदमी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है तुम लोगों ने जानबूझ के हमें वो बच्चा थमा दिया था जो कि काफत की पुड़िया थी। तुम्हें पता भी उसने हमारे साथ क्या किया? उसने हमारे घर के सारे पैसे चुरा कर वो वहाँ से भाग गई और हम देखते रह गए। अभी तक हम उसे पकड़ तो नहीं पाए, लेकिन जहाँ तक है इस समय जरूर तुम्हारा हाथ है। वो आदमी जो गुस्से से पागल हो जा रहा था, वो राकेश सर को देखते हुए कहता है, देखो यहाँ मयंक मंचंदानी आए हुए हैं, प्लीज़ यहाँ पर भी हंगामा मत करो, जो भी है हम लोग बाद में देख लेंगे। वो राकेश सर उस आदमी को टकराए रहे थे, इतने ही में मयंक मंचंदानी उस आदमी के सामने आ जाता है। मयंक मंचंदानी को सामने खड़ा देख वो आदमी भी थोड़ा दंग रह जाता है और वो जल्दी से खड़ा होकर, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप यहाँ हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो आदमी मयंक मंचंदानी से माफ़ी मांगने लगता है। देखो, मुझे ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे बस इतना जानना है कि तुम्हारा ये हाल इस लड़के ने किया है। मयंक मंचंदानी उस लड़के आदमी से पूछता है। उसके बाद उस आदमी की नज़र वीर की तरफ जाती है, जिसे वो गुस्से भरी नज़रों से देखने लगता है। जी, इसने ही मुझे मारा है। उसके बाद मयंक मंचंदानी का नज़र सीधे वीर के ऊपर जाता है। क्या तुमने ही इसका ये हाल किया है? मयंक मंचंदानी वीर से कहता है, हाँ, ये हमारे राकेश सर पे हाथ उठाने वाला था, इसलिए। वीर इतना कह ही रहा था, इतने में मयंक मंचंदानी उसे चुप रहने का इशारा करता है और खुद कैमरा रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने गया था कि आखिर वीर ने वहाँ क्या किया था और वहाँ क्या क्या हुआ था। कुछ देर बाद मयंक मंचंदानी उस रूम से बाहर आता है और उस आदमी को देखने लगता है जो कि अभी घायल हालत में था। सुनो, जहाँ तक मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम टाइटनगढ़ से हो, है ना? और जहाँ तक मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा, तुमने इस बच्चे पे जीन आर्ट का इस्तेमाल किया था, है ना? मयंक मंचंदानी उस आदमी को देखते हुए कहते हैं, जी, मैंने इस पे जीन आर्ट का इस्तेमाल किया था। लेकिन इतना कहकर उस आदमी का चेहरा शर्म से झुक जाता है, क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज में मयंक मंचंदानी ने भी देखा था कि वीर ने एक सिंपल से मूव से ही उस आदमी को कदमों पर गिरा दिया था। वीर ने उसके टांगों पर इस तरीके से अटैक किया था कि उस आदमी को कुछ पता भी नहीं चला था और वो ज़मीन पे था, जिसकी वजह से मयंक मंचंदानी को वीर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। लगता है फिर से अनाथ आश्रम से एक टैलेंटेड बच्चा निकलेगा, मयंक मंचंदानी मन ही मन सोचता है। और उसके बाद वो मयंक मंचंदानी करीब 4 लोगों को सेलेक्ट करता है, वीर, सागर और 2 लोग, जिसमें सुरुचि भी थी। मयंक मंचंदानी उन सबको सेलेक्ट कर अपने साथ ले जाने लगता है, जिसके लिए उसे कुछ फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं और उसके बाद वो उन्हें अपने साथ एक नए सफ़र पर ले जाने लगता है। मयंक मंचंदानी उन सबको एक गाड़ी में बैठने का इशारा करता है। वो चारों जल्दी से जाकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और मयंक मंचंदानी उसके पीछे वाली गाड़ी में बैठता है। मयंक मंचंदानी की गाड़ी इस वक्त तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन जिस गाड़ियों में वो बच्चे थे वो तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। वीर टाइटनगढ़ जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वो बचपन से इस चीज़ का सपना देख रहा था और आज उसका वो सपना पूरा होने वाला था। वीर जैसे ही करीब 1 किलोमीटर आगे तक जाता है, वैसे ही कुछ अजीब फीलिंग उसके दिमाग को घेरने लगती है। उसके दिमागों में आवाज़ गूंजना शुरू हो जाता है, जैसे कि कुछ बहुत बुरा उन लोगों के साथ होने वाला हो। तभी वीर को आसमान से एक बड़ा सा शिप एक बड़ी सी बिल्डिंग को तोड़ते हुए सीधे नीचे की तरफ क्रैश होते हुए दिखता है। हे, ये तो ब्लड लीजेंड का एयरक्राफ्ट है। ओह नो, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। इतने ही में वो ड्राइवर जो उस गाड़ी को चला रहा था, वो गाड़ी से कूद कर वहाँ से निकल जाता है। गाड़ी को चलते कंडीशन में छोड़कर वो ड्राइवर वहाँ से कूद गया था, जिसके कारण वो गाड़ी भी अब तेज़ी से पलटते हुए क्रैश हो गया था और उस गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया था और वो शिप तेज़ी से उड़ते हुए वीर और उन 4 बच्चों की तरफ आ रहा था। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे जो कि उस शिप के क्रैश होने की वजह से वहाँ से भागम भाग करने लगे थे और वहाँ बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी। इस वक्त वीर जल्दी से उस गाड़ी से निकलता है और वीर देखता है कि
वीर, रुचि और वो एक लड़का, वो तीन तो सेफ है, लेकिन सागर उस गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। लेकिन वीर और उन लोगों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस कार को उठा सके, क्योंकि वो कार सच में बहुत ज़्यादा भारी थी और वो कार सीधे सागर के पाँव पर रखी हुई थी और सागर अपने पाँव को हिला भी नहीं पा रहा था और वो शिप भी तेजी से तीनों की तरफ बढ़ रही थी। वीर, यहाँ से भाग जाओ, वरना वरना मेरे साथ तुम ही मर जाओगे। सागर वीर को डांटते हुए कहता है और उसे अपने से दूर कर देता है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ छुप नहीं जा सकता हूँ, पागल हो गए हो क्या? वीर सागर से कहता है, मयंक मुंचंदानी यहाँ आते होंगे, तुम्हें पता है ना वो कितने शक्तिशाली है? वीर सागर से कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो कि हमारे साथ क्या होने वाला है, इसलिए वीर यहाँ से चले जाओ, मेरा सपना भी तुम्हें पूरा कर देना प्लीज़। सागर वीर से विनती करने लगता है कि प्लीज़ वो यहाँ से चले जाए, लेकिन वीर वहाँ से जा नहीं रहा था। रुचि और वो लड़का भी वहीं पर रुककर वीर का आने का इंतजार कर रहे थे और सागर का भी, लेकिन सागर को उस हालत में देखने के बाद वो दोनों ये तो समझ गए थे कि वो दोनों वहाँ से बच के नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अब ऑलरेडी वो शिप बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है और अगर अब उन लोगों ने भागने की कोशिश की भी तो भी वो चारों ही नहीं बच पाएंगे। वीर सागर को देखता है और उसके बाद वो शिप की तरफ मुड़ जाता है। वो शिप तेज़ी से वीर की तरफ बढ़ रही थी और उनके दोस्तों की तरफ, उन्हें कुचलने के लिए भी, लेकिन पता नहीं क्यों वीर को डर नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से उस शिप को रोकने की पावर को होल्ड करता है, लेकिन वीर को ऐसी फीलिंग क्यों आ रही थी वीर को खुद नहीं पता थी। नहीं, मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा, वीर मनी मन इतना कहता और किसी योद्धा की तरह आगे जाकर अपने दोस्तों से थोड़ा आगे जाकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को आगे कर देता है। वीर ने अपने हाथों को इस पोज में रखा था जिससे वो उस शिप को रोकने की कोशिश करने वाला था। ठीक है, आ जाओ, वीर उस शिप को देखते हुए कहता है। इससे पहले कि वो शिप वीर से 10 मीटर की दूरी पर आ ही गया था, इतने ही में एक आसमान से सफ़ेद लाइट आती है और वो शिप वहीं रुक जाती है। वीर भी बिना डरे वहीं खड़ा रह गया था, जिसके कारण वीर ये देखने में कामयाब नहीं हो पाया था कि उस सफ़ेद रोशनी के अंदर क्या था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी और उस शिप के क्रैश होने की वजह से चारों बगल धूल ही धूल हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ से सारी धूल छटती है और वीर को वहाँ एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी और बहुत ज़्यादा यंग भी। वो लड़की वीर और उसके दोस्तों के पास आती है। वो लड़की उनके दोस्तों की तरफ तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, लेकिन वो वीर को देखते रहती है। मानना पड़ेगा, बहुत हिम्मत वाले हो। वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? वो लड़की वीर के सर पर अपना हाथ फेरते हुए वीर से कहती है। वीर इससे पहले कि अपना नाम उसे बता पाता, इतने ही में उस लड़की के पीछे से एक और लड़की आती है जो कि उससे अपने साथ जाने के लिए कहने लगती है, हमारा काम हो गया क्वीन, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो लड़की क्वीन को देखते हुए उससे कहती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि क्वीन थी और जो लड़की उससे जाने के लिए कह रही थी वो रूहानी थी, जो वीर की बेटी थी। इससे पहले कि रूहानी की नज़र वीर पर पड़ती, वीर ने अपना नाम बोल दिया था, मेरा नाम वीर है। जैसे ही रूहानी उस लड़के के मुंह से वीर का नाम सुनती है, वो उसे घिन भरी नज़रों से देखने लगती है। एक तो वैसे उसके चेहरे पे एक अजीब सा दाग था जिसके कारण उसका चेहरा घिनौना लग रहा था और उसने अपना नाम वीर बताया था, जिसके कारण उसे रूहानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उस बच्चे को तो कुछ नहीं कर सकती थी ना। उसके बाद क्वीन वीर के मुंह से वीर का नाम सुनकर थोड़ा हंसने लगती है। उसके बाद उसके सर पे हाथ घुमाते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि तुम भी आगे जाकर थोड़े शक्तिशाली तो बनी जाओगे, मतलब मुझसे लड़ने लायक कम से कम। क्वीन उस बच्चे को देखती है और मुस्कुराते हुए उससे कहती है, अगर आपके जितना शक्तिशाली होना हो तो। क्वीन इतना सुनते ही जाते जाते वहीं रुक जाती है और पीछे मुड़कर वीर को देखने लगती है। अपनी आंखें बंद करो और अपनी शक्तियों को पहचानो। और उसके बाद क्वीन नीचे मौजूद एक पत्थर को उठाती है और आसमान में तेजी से फेंक देती है। उस पत्थर के फेंकते ही चारों बगल तेज हवा फैल जाती है और वो उस पत्थर में चारों बगल एक लाइट फैलती है और वो पत्थर आसमान में कहीं गायब हो जाता है। वो इतनी तेजी से ऊपर गया था कि वीर और उसके दोस्तों को वहाँ पर सिर्फ एक लाइट की रोशनी दिखी थी जो कि आसमान में जा रही थी। वीर उसके बाद क्वीन को देखता है जो कि पलट कर वहाँ से जाने वाली थी। वीर भी एक पत्थर उठाता है और अपनी आंखें बंद करता है और मनी मन अपनी शक्तियों को पहचानो, वीर मनी मन कहता है और फिर उस पत्थर को तेजी से आसमान में फेंक देता है। ये वाला पत्थर क्वीन के पत्थर से भी ज़्यादा स्पीड में ऊपर गया था, लेकिन क्वीन उस पर ध्यान भी नहीं दे पाई थी क्योंकि वो इतनी स्पीड में ऊपर गया था, क्वीन की नज़र उसके ऊपर पड़ा ही नहीं। दूसरी तरफ वीर क्वीन को बुलाने लगा, देखिए क्वीन, मैंने इस पत्थर को फेंक दिया। इससे पहले कि वीर और भी कुछ कह पाता, क्वीन वहाँ से गायब हो गई। दूसरी तरफ क्वीन का वो पत्थर जो स्पेस में उड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, उससे एक और पत्थर तेजी से आकर तोड़ते हुए आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ वीर क्वीन को वहाँ से जाता हुआ देखकर थोड़ा उदास हो गया था, क्योंकि वो क्वीन को ये तो दिखाई नहीं पाया था कि उसका पत्थर भी तेजी से ऊपर गया था। दूसरी तरफ जब वीर पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि सागर भी उस कार के नीचे से निकलने में सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन बाकी सभी लोग वीर को देख कर जल रहे थे, क्योंकि एक ही दिन में 2 स्ट्रॉन्ग एलिट्स ने उससे बात की थी, वो भी प्यार से, जबकि उसके चेहरे को देखकर तो किसी को भी घिना जानी चाहिए थी। वीर अपने बालों को खुजाता है और फिर सागर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वीर देखता है चारों बगल कि वहाँ पर किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा था, यहाँ तक कि उस शिप ने जिस बिल्डिंग को तोड़ा था उस बिल्डिंग से ऑलरेडी सारे लोगों को टेलीपोर्ट करके निकाल लिया गया था, और ये कमाल उन दोनों लड़कियों का ही था। दूसरी तरफ वीर के पीछे खड़े उनके दोस्त वीर को जब पत्थर फेंकते हुए देख रहे थे तो उन्हें पत्थर आसमान में जाते हुए दिखाई नहीं था, बस वो वीर के हाथ से गायब हो गया था, जिसके कारण उन्हें ये लगा कि वीर के हाथ से पत्थर ऊपर गया ही नहीं।
लेकिन असल बात यह थी कि वो पत्थर इतनी स्पीड से ऊपर गया था कि नॉर्मल ह्यूमंस उसे देख ही नहीं सकते थे। हाँ, अगर क्वीन उसे देखना चाहती तो शायद देख सकती थी, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वो पत्थर तेजी से ऊपर चला गया और उसका नजर भी उस पर नहीं था। कुछ देर बाद मयंक मंचंदानी वहाँ आते और शिप के अंदर से निकल रहे ब्लड लीजेंड्स के मेंबर को डांटने लगते हैं। तुम सबको कुछ होश है या नहीं? तुम सबको कुछ होश है या नहीं? हाँ, देखने रहे हो धरती ग्रह पे तुम ऐसे लेके क्यों घूम रहे हो जो कि जीन यूनिवर्स का है? माना कि ध्यान रह जाने इस धरती ग्रह को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि वो जीन यूनिवर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम यहाँ तबाही मचाते फिरोगे। मयंक मंचंदानी के डांट को सुनने के बाद ब्लड लीजेंड के सारे मेंबर्स का सर झुक गया था और उसके बाद वो सभी लोग मयंक मंचंदानी को सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। मयंक मंचंदानी पीछे मुड़कर देखते हैं कि वीर और उसके सारे दोस्त सेफ है। वीर मयंक मंचंदानी भी राहत की सांस लेता है और फिर उन्हें अपने साथ आने के लिए कहता है। उसके बाद मयंक मंचंदानी एक दूसरे शहर पहुंचता है जहां पर उन सबको टाइटन ग्रह भेजा जाएगा। देखो, तुम सब जिस शहर में रहते थे वहाँ पर टेलीपोर्टर्स नहीं थे। एक्चुअली में अगर वहाँ टेलीपोर्टर्स होते तो हो सकता था कि कोई छिप के वहाँ चला जाए, इसलिए हमने टेलीपोर्टर्स को ऐसे जगह बनाया जहाँ पर सभी लोग टाइटन ग्रह आ जा सकते हैं। यहाँ पर तुम्हें जितने भी लोग दिख रहे हैं टाइटन ग्रह आने जाने के कैपेबल है। ये लोग कभी भी टाइटन ग्रह आ जा सकते हैं, लेकिन एक दिन में सिर्फ 100 ही लोग टाइटन ग्रह आ जा सकते हैं। यहाँ पर इस लिमिट को फिक्स किया गया है, क्योंकि मुझे भी इसका मतलब नहीं पता, सरकार जाने। लेकिन हाँ, क्योंकि तुम सबका पहला दिन है इसलिए मैं तुम सबके लिए टाइटन ग्रह आने जाने के लिए आज की सीट बुक कर सकता हूँ। इसके बाद मयंक मंचंदानी करीब 5 सीटें बुक करते हैं। उन सबको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मयंक मंचंदानी 5 सीटें क्यों बुक की है, क्योंकि वीर और उसके दोस्त मिलाकर तो सिर्फ 4 ही है ना। तभी वीर का ध्यान पीछे मौजूद अनुजा रहेजा और उसकी बेटी प्रिया पे जाता है। प्रिया इस वक्त वीर को ही देख रही थी, वो भी गुस्से भरी नज़रों से, और अनुजा अपनी बेटी को कुछ समझा रही थी। देखो, जब तुम वहाँ जाओगी तब तुम्हें अपनी लोकेशन हमारे साथ शेयर करनी होगी ताकि हम तुम्हारे लिए वहाँ प्रोटेक्शन भेज सकें। तुम पहली बार टाइटन ग्रह जा रही हो, इसलिए इन बच्चों को तुम्हें संभालना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर हमारी जिनसे तुम बाकी लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली रहोगी, तो वहाँ तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इतना कहकर अनुजा अपनी बेटी को हल्के से गले लगाती है और उसके बाद उसे भी टेलीपोर्टर की तरफ भेज देती है। वीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि प्रिया उसे गुस्सा है या नहीं, लेकिन वीर को इस बात की खुशी थी कि अब वो टाइटन ग्रह जाने वाला है। वीर और उनके दोस्तों को एक लाइसेंस दिया जाता है। उस लाइसेंस को लेने के बाद वो लोग टेलीपोर्टर में जाते हैं और टेलीपोर्टर में टेलीपोर्ट होने से पहले उन सबको एक अजीब सी घड़ी दी जाती है। देखो, पहले हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब जब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो टाइटन ग्रह ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ फील करते हैं। एक्चुअली में जब तुम लोग टाइटन ग्रह जाओगे तो वहाँ पर वापस आने का तरीका सिर्फ एक टेलीपोर्टर है, लेकिन अगर तुम लोग टाइटन ग्रह गए अभी इस घड़ी को पहन के, और अगर तुम्हें वापस आने का मन हुआ तो तुम लोग बस घड़ी में मौजूद इस बटन को दबा देना, जिससे तुम टेलीपोर्ट होकर सीधे धरती ग्रह इस टेलीपोर्टर में आ जाओगे। इस टेलीपोर्टर से तुम लोग टाइटन ग्रह गए थे। बस सिंपल है। एक टीचर उन सबको समझाते हुए कहता है। वीर और बाकी सभी लोग उनकी इस बात को समझ जाते हैं और टाइटन ग्रह के टेलीपोर्टर में घुसकर वहाँ मौजूद उस बटन को दबा देते हैं। वीर के बटन को दबाते ही चारों बगल धुआं ही धुआं हो जाता है और वीर को एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है, और फिर वो जब अपनी आंखें खोलता है तब वो एक अजीब से रूम में था। वीर उस रूम को खोलकर बाहर निकलता है और फिर वो सामने अपने सारे दोस्तों को देखता है और उस प्रिया को भी, जो कि वीर को गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन वो इस वक्त कुछ और ही कर रही थी। वो कुछ लोगों से कुछ बातें कर रही थी। ये कौन सा शेल्टर है? प्रिया एक आदमी से पूछती है। इस शेल्टर का नाम ग्लोरी शेल्टर है। वैसे हम आपको जानते हैं, आप मयंक मंचंदानी की बेटी है ना। अगर आपको कोई परेशानी हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा। वो आदमी अपने सर को झुकाए प्रिया से बात करते हुए कहता है। उसके बाद प्रिया सीधे धरती ग्रह वापस चली जाती है और मयंक मंचंदानी और अपनी मॉम को ग्लोरी शेल्टर के बारे में बताती है। कुछ देर बाद वो वापस टाइटन ग्रह आ जाती है और सभी को देखने लगती है। प्रिया बीच में खड़े होकर किसी लीडर की तरफ सबसे कहती है, देखो, मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया है कि हम लोग कहाँ हैं, जल्दी प्रोटेक्शन यहाँ आ जाएगी और उसके बाद हम लोग इस टाइटन ग्रह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इतना कहकर प्रिया वीर की तरफ पॉइंट करती है। क्या? मैंने क्या किया? वीर प्रिया को देखते हुए कहता है, अच्छा तुमने क्या किया? भूल गए? तुमने मुझे मेरे ही मॉम डैड के सामने गिरा दिया था। प्रिया वीर को डांटते हुए ऐसे कहती है। अच्छा तो ये बात है। वैसे मुझे एक बात जानना है, क्या तुम सच में मयंक मंचंदानी की बेटी हो ना? क्योंकि एक ऐसी लड़की जो गिर कर खड़ी नहीं हो सकती है, वो मयंक मंचंदानी की बेटी कहलाने के लायक नहीं। वीर प्रिया की आंखों में आंखें डालकर उससे कहता है, ठीक है, जो कहना है कह लो, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और क्योंकि मेरे मॉम डैड पापा जीन यूनिवर्स जा चुके हैं तो तुम कंप्लेन भी किसी को से नहीं कर सकते। मतलब तुम्हें यहाँ जो करना है खुद अकेले करना होगा। प्रिया वीर से कहती है, देख लेंगे, मैं यहाँ तक वैसे भी अपने दम पर पहुँचा हूँ। इतना कहकर वीर प्रिया को देख एक स्माइल देता है, जिसका मतलब साफ था, यहाँ प्रिया अपने मॉम डैड की वजह से आई थी। अगर उसके मॉम डैड नहीं होते तो वो भी वीर की जगह ही कहीं होती, इसलिए प्रिया उसके स्माइल का मतलब अच्छे से समझ गई थी। इसके बाद वीर वहाँ से जाने लगता है। वीर को वहाँ से जाता हुआ देखकर कोई भी उसके पीछे नहीं जाता सिवाय सागर के। हे लड़के, अगर तुम्हें भी प्रोटेक्शन से हाथ धोना है तो ठीक है, जाओ यहाँ से। प्रिया सागर को देखते हुए कहती है, लेकिन सागर उसकी तरफ मोड़ के भी नहीं देखता और वहाँ से चला जाता। बहुत घमंड है इन दोनों में, है ना? जब इन्हें पता चलेगा
कि टाइटेनियम के एलियंस कितने खतरनाक हैं, तब ये वापस भागते हुए मेरे पास आएंगे और मुझसे प्रोटेक्शन की भीख मांगेंगे। प्रिया मनी मन इतना सोचती है और फिर हंसने लगती है। प्रिया को ऐसे हंसता हुआ देखकर वहाँ पर बाकी लोग जो प्रिया के साथ आए थे वो सब थोड़ा डर जाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वीर और सागर एक ही रूम में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। देखो, क्योंकि तुमने उस प्रिया को ऑफेंड किया है इसलिए वो तो हमें प्रोटेक्शन नहीं देने वाली, हमें इस खतरनाक जंगलों में जाकर खुद ही कुछ करना पड़ेगा। सागर वीर को देखते हुए कहता है, अरे लेकिन तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों अकेले जाएंगे? देखो मेरे पास एक प्लान है। ये प्रिया जब अपने प्रोटेक्शन वाले बॉडीगार्ड्स के साथ जंगल में जाएगी तो हम भी इनके पीछे पीछे चलेंगे। अगर ये लोग तो मतलब आगे बढ़कर सारे खतरों को खत्म कर ही देंगे ना, और इनके पीछे जाने में कोई बुराई नहीं है। वीर सागर से कहता है। सागर वीर की इस बात को सुनने के बाद अपने ही सर पे हाथ मारता है और वीर की इस अजीब से प्लान के लिए उसे गालियाँ देने लगता है। बेवकूफ़ हो क्या? वो प्रिया इतनी बेवकूफ़ थोड़ी दिखती है तुम्हें? और अगर उसने अपने बॉडीगार्ड से ये कहा कि वो हमें उसी जंगल में अकेला छुड़वा दे या तो फिर हम लोग क्या करेंगे? और हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम अभी इस टाइटन के एलियंस से लड़ सके। देखो वीर, तुम्हारा प्लान तो अच्छा है लेकिन हम इसमें फंस भी सकते हैं। मेरा मतलब है कि हर बार तो हम उस लड़के के आगे पीछे होकर घूम नहीं सकते हैं ना। वो एक बार हमें नज़रअंदाज करेगी लेकिन दूसरी बार तो हमें कच्चा चबा जाएगी, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। बस वीर, क्या तुम अपने CO4 को महसूस कर सकते हो? क्योंकि जब से मैं टाइटन आया हूँ मैं अपने CO4 को महसूस कर पा रहा हूँ। और उसने मेरे CO4 ने मुझसे ये भी कहा, सागर लाइफ स्पेन 200 साल, हासिल किए हुए जीन पॉइंट्स 0। मेरे CO4 ने मुझसे ये कहा। देखो ना, तुम्हारा CO4 तुमसे ये कह रहा है क्या? सागर वीर से कहता है। तभी वीर कुछ रियलाइज़ करता है, अरे हाँ, आज तो मैं 15 साल का हो चुका हूँ और उसी के साथ मैं टाइटन आ गया, तो CO4 तो मुझे महसूस हो जाना चाहिए था लेकिन मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद वीर अपने सीने पर हाथ मारता है ताकि उसका CO4 के सामने रिवील हो सके, लेकिन वीर के साथ ऐसा नहीं होता है। वीर अपनी आंखों को बंद करता है और अपने CO4 में झांकने की कोशिश करता है लेकिन उसे CO4 का नामो निशान नहीं मिल रहा था। क्या मैं 15 साल का नहीं हुआ हूँ? मेरा CO4 मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। वीर अब परेशान होने लगा था। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों सागर का CO4 उससे महसूस हो रहा है और उसे जवाब भी दे रहा है, लेकिन वीर का CO4 से महसूस ही नहीं हो रहा है। वीर टेंशन मत लो, कई बार ऐसा होता है कि CO4 महसूस नहीं होता, लेकिन अगर तुम किसी एलियन को मारोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे CO4 में नोटिफिकेशन आ जाए और उसके साथ साथ तुम अपने CO4 से कनेक्ट हो जाओ। सागर वीर को टेंशन में जाता हुआ देखकर उसे ये आइडिया देता है, एलियन को मारना है, लेकिन हम उतने शक्तिशाली नहीं है और इस टाइटन ग्रह के एलियंस भी पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है, ये तो पता है ना। तो अगर हम उन एलियंस को मारने जाएंगे तो कहीं वही हमें वीर के चेहरे पे डर साफ झलक रहा था। इसी में वो हड़बड़ाते हुए सागर से कहता है, टेंशन मत लो, मैंने थोड़ा बहुत पता किया है, यहाँ आसपास छोटे मोटे एलियंस रहते हैं जिन्हें हम कुचल भी मार सकते हैं, लेकिन उनसे हमें ज़्यादा जीन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बस 1-2 ही मिलेंगे, लेकिन शुरुआत के लिए तो अच्छा ही है और वो जंगल यहाँ से दूर भी नहीं है। सागर वीर से कहता है, वैसे वो किस टाइप के एलियंस हैं? मतलब छोटे हैं समझा, छोटे तो बिच्छू होते हैं और अगर उनके काटने पे तो तुम समझ सकती हो कैसा दर्द होता है, तो किस टाइप के एलियन है वो? वीर सागर से कहता है, मैंने सुना है कि वो क्रैब है, मतलब हाँ, वो क्रैब के जैसे दिखने वाले एलियंस हैं, तो हमें उन्हें मारने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और क्योंकि उनसे 1-2 डेविल मतलब हो सकता है कि हमें डेविल सोल भी मिल जाए। सागर वीर के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, ओह कम ऑन, उनकी डेविल सोल होगी क्या? छोटी मोटी कोई डेविल सोल होगी, और वैसे भी वो कमजोर एलियन जिन्हें हम अपने पाँव को चल के मार सकते हैं, उनकी डेविल सोल क्या ही काम आएगी? वीर सागर से कहता है, लेकिन देखो वीर, वो डेविल सोल है, हमने बस अपने सपनों में ही डेविल सोल देखा है और पहली बार हमें कोई डेविल सोल मिल सकती है, तो इसमें हर्जी क्या है? सागर वीर से कहता है, वैसे हाँ, बात तो सही कह रहे हो, चलो कहाँ है वो जगह? वीर इतना कहकर सागर सजाने लगता है, वीर देखो अभी नहीं, रात में, एक्चुअली में वो क्रैब्स रात में बाहर निकलते हैं। वैसे अभी वो चुड़ैल भी बाहर है, अगर हम दोनों को वो जंगल में जाता हुआ देखेगी तो उल्टा खुश हो जाएगी कि हाँ जंगल में चला गया, मरने वाला ये लोग, तो उस हिसाब से अभी हमें नहीं जाना चाहिए और अगर हमारी कंप्लेन महंग मच्छरदानी तक चली गई तो परेशानी हो सकती है। सागर वीर से कहता है, कंप्लेन कौन करेगा? वो चुड़ैल? टेंशन मत लो, उसकी कंप्लेन तो मैं करूँगा महंग मच्छरदानी से, देखना, उसके बाद उसका चेहरे का हाल मुझे देखना है। वीर सागर से कहता है, ठीक है जो भी है, देखो अभी हमें अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है और सबसे जरूरी बात, तुम्हारे CO4 को तुम्हें महसूस करवाना है, तो अभी उस पर ध्यान दो, इन फालतू की चीज़ों पर नहीं, रात होने का इंतजार करो, रात में चलेंगे। वीर और सागर ये डिसाइड करते हैं और फिर वो लोग बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं उन्हें अपने घर के ठीक आगे बहुत बड़ी भीड़ दिखती है जो कि वहाँ प्रिया से मिलने आए थे। सबको पता चला था कि हाँ महंग मच्छरदानी की बेटी आई है जो कि यहाँ पर सबकी मदद चाहती है। देखो दोस्तों, एक्चुअली में मेरे डैड ने पृथ्वी ग्रह के लिए बहुत कुछ किया है और क्योंकि मैं पहली बार टाइटन ग्रह आई हूँ और मेरी प्रोटेक्शन अभी तक यहाँ आई नहीं है, तो क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? प्रिया जो हमेशा खतरनाक भरे अंदाजों में वीर से बात करती थी, उसे इतने प्यार से बात करता हुआ देखकर एक समय के लिए वीर दंग रह गया था। मानना पड़ेगा, लोगों को उल्लू बनाना कोई इससे सीखे, वीर मनी मन कहता। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग उसके लिए ताली बजाने लगते हैं।
आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके डैड को अच्छे से जानते हैं और आपकी हेल्प करके हमें भी बहुत खुशी होगी। पूरे भीड़ में इस वक्त यही सारी बातें गूंज रही थी। सभी लोग उस प्यारी सी लड़की के लिए बहुत सारा मीट का इंतजाम करने लगते हैं। इसका मतलब था कि अब प्रिया को बहुत सारे जीन पॉइंट्स मिलने वाले थे, वो भी फ्री के। देखिए, अगर आपको इसके बदले में मुझसे कोई भी मदद चाहिए होगी तो मैं बेझिझक आपकी मदद करूंगी, अगर वो मेरे बस में हुआ तो। इतना कहकर प्रिया हम सबके सामने झुकती है और उन्हें बाव डाउन करती है। प्रिया की इस बात को सुनने के बाद वहाँ हर कोई जो खड़ा था वो खुश हो जाता है। इतने ही में एक आदमी आगे आता है और प्रिया को म्यूटेंट एलियन की मीट को ऑफर करने लगता है। लेकिन प्रिया जैसे ही म्यूटेंट एलियन की मीट को देखती है वो अपने चेहरे पर खुशी नहीं झलकने देती है। देखिए, माफ़ कर दीजिए, मेरा मतलब है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। बाकी लोग जो जीन पॉइंट्स मुझे ऑफर कर रहे हैं वो प्राइमरी जीन पॉइंट है जिन्हें वो लोग बाद में जाके दोबारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये म्यूटेंट एलियन का मीट ये शायद आपको हासिल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, है ना? प्रिया उस लड़के की तरफ देखते हुए कहती है, छोड़िए कोई बात नहीं, एक्चुअली मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि ये किस एलियन की मीट है, मतलब म्यूटेंट एलियन का मीट है। मेरे लिए ये मैटर करता है कि आप शक्तिशाली बनती हैं या नहीं। वो लड़का आंखों में चमक के साथ प्रिया को देखते हुए कहता है। साफ देख के लग रहा था कि वो प्रिया के साथ फ्लर्ट कर रहा था और प्रिया के बैकग्राउंड का फ़ायदा उठाना चाहता था। वो उसे म्यूटेंट मीट ऑफर करेगा और बदले में प्रिया उसकी मदद करेगी। इसी सोच के साथ वहाँ पर सभी लोग प्रिया की मदद कर रहे थे। प्रिया भी बहुत ज़्यादा होशियार और चालाक थी। वो जानबूझ के उनसे उन एलियंस के मीट्स को रिजेक्ट नहीं कर रही थी, वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है और उन सबको दोबारा मदद करने का वादा भी कर देती है। इस सब के बाद प्रिया मुड़ती है और वीर की तरफ देखकर एक स्माइल करने लगती है। उसके चेहरे पे वो स्माइल इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी कि वीर का दिल दहल गया था। वीर जल्दी से वहाँ से अपनी नज़र हटाता है और दोबारा अपने रूम में आ जाता है। यहाँ बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ बेवकूफ़ भरे पड़े हैं, यहाँ पर हमें जीन पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। छोटे मोटे एलियंस को मारने का हम लोग प्लान बना रहे हैं और इससे म्यूटेंट एलियन का मीट हासिल हो गया। क्या मानना पड़ेगा, इस लड़की की किस्मत इसके डैड की वजह से इतनी अच्छी है। वीर गुस्से में अपने दांत भींचते हुए मनी मन कहता है, लेकिन सागर उसके मन की बात को पढ़ लेता है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखना यहाँ पर बैकग्राउंड से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर वही आगे बढ़ता है जो आगे बढ़ने के लायक है और हम दोनों तो आगे बढ़ने के लायक हैं ही। इतना कहकर सागर अपने कॉलर को ठीक करने लगता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वीर इसके बाद रात होने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो दोनों चोरी छिपे अपने रूम से बाहर निकलते हैं। इस वक्त पूरे शहर में सन्नाटा था। ग्लोरी शेल्टर इस वक्त इतना ज़्यादा शांत था कि किसी को भी रूह कांप जाए। एक्चुअली में सभी लोग वापस अपने घर चले गए थे पृथ्वी घर, ताकि वो लोग अपनी चैन की ज़िंदगी जी सके, चैन से सो सके और दोबारा दिन में यहाँ आ जाए। इसलिए यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं था। लेकिन सागर और वीर वापस नहीं गए थे। वैसे भी वो वापस जाके उस बेकार सन्नाट आश्रम में ही तो रहने वाले थे, उससे अच्छा यहाँ की ज़िंदगी थी। वीर और सागर काफ़ी देर तक चलने के बाद ग्लोरी शेल्टर के पीछे आ जाते हैं, जहाँ पर एक छोटा सा जंगल था और इस वक्त वीर को बहुत सारे क्रैब्स का झुंड दिख रहा था। हालांकि वहाँ अंधेरा था, लेकिन उन क्रैब्स के पंजों में से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी, जिनके कारण वो किसी जुगनू से कम नहीं लग रहे थे। वीर आगे जाता है और एक लकड़ी से एक क्रैब के ऊपर अटैक करता है। वो क्रैब उस लकड़ी के मार से मरता तो नहीं है, लेकिन वहाँ से भागने में कामयाब जरूर हो गया था। वो सीधे जमीन के नीचे बने एक होल में घुस गया था। हाँ वीर, तुम एक क्रैब को नहीं मार पा रहे हो, छी। सागर वीर का मजाक उड़ाते हुए कहता है और इसी के साथ वो आगे बढ़कर एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और एक क्रैब के ऊपर दे मारता है। लेकिन उन सब की उम्मीदों के उल्टा वो क्रैब उस पत्थर को आसानी से अपने पंजों से रोक देता है और दोबारा उठाकर सागर के मुंह पे फेंक देता है। इसके कारण सागर 2-3 कदम पीछे जाके गिरता है। उसके मुंह पे एक लाल निशान बन गया था। वीर ये सब देखने के बाद सागर को देख के हद से ज़्यादा हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैंने कोशिश नहीं की, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के इस लकड़ी से इसे मारा था, लेकिन फिर भी ये बच गया। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वीर सागर से कहता है, एक्चुअली में ये बात जिसने मुझे बताई वो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग था, हो सकता है उसकी पावर की हद से ये आसानी से मरे, लेकिन हम तो अभी भी टैटिंग रहे हैं ना, इसलिए यहाँ के छोटे मोटे एलियंस भी यहाँ पे भारी पड़ रहे हैं। इतना कहकर सागर अपनी जगह से उठता है। तो फिर क्या सोचा इन्हें मारने का? सागर वीर के पास आके वीर को उम्मीदों वाली नज़रों से देखने लगता है। मारना तो पड़ेगा, वरना मैं अपने सीओ फुल को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं अपने सीओ फुल को एक्टिवेट कर पाऊंगा। क्या करें? वीर मनी मन ये सब सोचने लगता है। वीर इतना सोच ही रहा था कि नहीं में वीर को सागर की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। सागर चिल्लाते हुए भागने लगता है। तभी वीर को सागर के बैक साइड एक हल्की सी रोशनी चमकती हुई दिखती है। वहाँ पर एक क्रैब लटका हुआ था जो उसके बैक को जोर से दबा रहा था और वहाँ से हल्का हल्का खून भी निकलने लगा था। बहुत बढ़िया, अब यही देखना बाकी रह गया था। वीर मनी मन सोचता है और सागर की मदद करने के लिए उसके पास जाने लगता है। वीर कुछ करो वरना ये मैं सुबह बाथरूम में कैसे जाऊँगा? सागर चिल्लाते हुए और रोते हुए वीर से कहता है, मैं बाथरूम जाने की पड़ी है, तुम वापस छोड़ो। वीर इतना कहकर आगे आता है। इस वक्त उस क्रैब के दोनों पंजे सागर के बैक को जोर से दबा रहे थे। वीर आगे जाता है और एक पत्थर को उठाता है जो कि थोड़ा सा खंजर जैसा दिख रहा था और उसका ऊपरी पार्ट नोकीला था। वीर उससे उस क्रैब को एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से उस खंजर जैसे पत्थर से उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है।
कुछ देर तक तो वो क्रैब सागर के बैग को छोड़ नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, वो क्रैब उसके बैग को छोड़कर वीर के हाथों की तरफ अपने पंजों को बढ़ाने लगता है। वीर जैसे ही देखता है कि वो क्रैब अपने पंजों से वीर के ऊपर अटैक करने वाला है, वीर उसे अपने हाथों से झटक के फेंक देता है। लेकिन तभी वो क्रैब अपने सर के पर जाकर ज़मीन पर गिर जाता है और वो उल्टा हो जाता है और अब वो हिलने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। वीर थैंक यू, बट लगता है हमें इन क्रैब्स को मारने का तरीका मिल गया है। सागर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सीधे अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए उठता है और वीर से दर्दनाक आवाज़ में कहता है, हाँ लग तो यही रहा है। वीर और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता है और बाकी क्रैब्स को भी थोड़ा सा लात मार के उल्टा करने लगता है, जिसकी वजह से वो सब अपने जगह से हिल डुल नहीं पा रहे थे और कहीं जा नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो अभी माना कैसे है? मेरा मतलब है कि इस पत्थर से तो हम इसे मारते नहीं रह सकते हैं ना, और हमें आज कैसे ना कैसे करके भी कुछ क्रैब्स को तो मारना ही होगा ताकि हमें पहले कुछ जीन पॉइंट्स मिल जाए। वीर सागर से कहता है, ये तो वैसे ये खंजर मुझे दे सकते हो, मतलब ये जो पत्थर है हमारे हाथ में। सागर वीर से कहता है। वीर उसे वो पत्थर देता है और उसके बाद वो उस पत्थर को चेक करने के बाद वो अपने हाथ से फेंक देता है। लेकिन इसे फेंका क्यों? वीर सागर से कहता है, क्योंकि ये बेकार है। वैसे भी उस समय उस क्रैब का ध्यान मेरे ऊपर था, इसलिए वो तुम्हें कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान तुम्हारे पर गया था, तुम इस खंजर से उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, मतलब उस पत्थर से जो भी है। उसके बाद सागर वहाँ से जाता है और पहले से भी ज़्यादा बड़े पत्थर को जैसे तैसे उठा के लाने लगता है। वीर देखता है कि सागर उस पत्थर को उठाने में नाकाम हो रहा है, इसलिए वीर भी जाकर सागर की मदद करने लगता है, क्योंकि अब इनका डिफेंस, इनके पंजे उल्टे हो चुके हैं और ये खड़े नहीं हो सकते हैं, तो अब ये हमारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब देखते हैं कि इस पत्थर को कैसे रोकता है। सागर और वीर ताकत लगाते हुए एक दूसरे से बोलते हुए आगे आते हैं और उनमें से एक क्रैब्स के ऊपर पटक देते हैं। क्योंकि वो पत्थर सागर के हाथ में था, इसलिए सागर के पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखने शुरू हो जाते हैं। ऑर्डिनरी एलियन गोल्डन क्रैब मारा गया। आपको इसके डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से 10 ऑर्डिनरी जीन पॉइंट हासिल करने के लिए इसके मीट को कंज्यूम करें। सागर के पावर स्क्रीन पर जैसे ये शब्द दिखने शुरू होते हैं, वो वहीं खुशी से झूमने लगता है और नाचने लगता है। क्या हुआ? कुछ मिला क्या? तुम्हारे पावर स्क्रीन पे कुछ दिखा? वीर क्यूरियस होते हुए सागर से पूछता है। वीर मुझे डेविल सोल मिल गई। इतना कहकर वो और तेजी से नाचने लगता है। डेविल सोल सच में? मुझे दिखाओ ना, मैंने आज तक डेविल सोल देखी नहीं है ठीक से। वो भी तुम्हारे पास रहेगी तो मैं अच्छे से देख पाऊंगा। वीर सब कुछ छोड़ छाड़ के अब सागर की डेविल सोल देखना चाहता था। ठीक है, वैसे ये एक हथियार टाइप डेविल सोल है। ठीक है, मैं इसे बुलाता हूँ। इतना कहकर सागर किसी कॉन्फिडेंस से भरे लड़के की तरह खड़ा होता है, अपने हाथ को आया कर लेता है जैसे कि उसमें कोई हथियार आने वाला हो जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। वीर भी क्यूरियस होते हुए सागर के हाथ को देखने लगता है, लेकिन तभी वीर कुछ नोटिस करता है। अरे ये क्या हुआ? मैंने अपने डेविल सोल को तो बुलाया है, लेकिन मेरे हाथ तो खाली है अभी तक। सागर अपने खाली हाथ को देखकर शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसने अपने डेविल सोल को बुलाया था और वो आया भी था, लेकिन वो आया कहाँ? वीर कुछ कहने की हालत में नहीं था, क्योंकि उसे जो दिख रहा था उसे देखकर वो जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। सागर वो अपने दूसरे हाथ को चेक करना जरा। वीर सागर से कहता है। सागर जैसे ही अपने पहले हाथ को छोड़कर, जिसमें कुछ भी नहीं था, दूसरे हाथ को चेक करने लगता है, वैसे ही उसे कुछ दिखता है, जिसे देख के वो परेशान हो जाता है। ये है वो हथियार टाइप डेविल सोल। सागर गुस्से में अपने दांत को भींचते हुए कहता है, क्योंकि वो डेविल सोल जो उसने बुलाई थी वो आई तो थी, लेकिन सागर का दूसरा हाथ जिनमें उंगलियां थी उनके बदले अब क्रैब्स के पंजे आ गए थे, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। क्या हुआ सागर? एलियंस के बैग को दबा के मारने वाले हो क्या? इतना कहकर वीर हंसने लगता है और सागर का मजाक उड़ाने लगता है। ठीक है, वैसे एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास अभी डेविल सोल है, तो क्या मैं? सागर इतना कहकर नीचे झुकता है और उनमें से एक क्रैब्स के बैग को अच्छे से दबाने लगता है। ये वही क्रैब था जिसने सागर के बैग को अच्छे से दबा रखा था और उसके बैग से खून तक निकाल दिया था। सागर कैसा करते ही उस छोटे क्रैब की हालत खराब हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा होने लगता है। वीर ये काम कर रहा है, अगर तुम भी एक डेविल सोल हासिल कर लो तो हम इन क्रैब्स को आसानी से मार सकते हैं और कुछ 10-20 जीन पॉइंट तो इनसे कलेक्ट कर ही लेंगे हम लोग, है ना? वीर को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। उसके बाद सागर और वीर दोनों ही एक पत्थर उठाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा भारी था और उन्हें क्रैब्स के ऊपर पटकने लगते हैं। सागर के पास में तो सारे शब्द आ रहे थे, लेकिन वीर उन क्रैब्स को मारने के बाद भी अपने सीओ सोल को महसूस नहीं कर पा रहा था और ना ही उस पर कोई शब्द दिख रहे थे। वीर के पावर स्क्रीन पर कोई शब्द आ ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि उसका पावर स्क्रीन भी उसके नज़रों से ओझल हो चुका था और उसे कुछ दिख नहीं रहा था। वीर की इस परेशानी को देखने के बाद सागर भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और वो अपने सर को खुजाने लगता है। तुम्हारे ऊपर समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है वीर? एक्चुअली मैं सच में तुम्हारी किस्मत खराब है शायद। हम यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन परेशानियाँ हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सागर वीर से कहता है, सही कह रहे हो, मेरी किस्मत ही खराब है, ज़िंदगी भर मेरे साथ यही तो हुआ है। वीर इतना कहकर अपसेट हो जाता है। देखो वीर, बुरा मत मानो, और हम एक काम करते हैं, इन क्रैब्स को खा के देखते हैं, शायद कुछ जीन पॉइंट्स मिल जाए हमें। वीर सागर की ये बात सुनता है और वो इसके बाद एग्री कर जाता है, लेकिन उसे अभी भी बुरा लग रहा था। इतने सारे क्रैब्स के होने के बावजूद वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था, ना ही सी ऑफ सोल, ना ही कोई डेविल सोल।
वीर और सागर बहुत सारे क्रैब्स को हंसी खुशी खेलते हुए घर आ जाते हैं और उन क्रैब्स को पकड़ खाने लगते हैं। सागर को करीब 14 जिन पॉइंट्स हासिल हो गए थे, वो भी ऑर्डिनरी, लेकिन वीर के पास स्क्रीन पर अभी कुछ नहीं दिख रहा था। उसका पेट भरने के अलावा उसके साथ कुछ भी अलग नहीं हुआ था। कहीं मैं 15 साल का तो नहीं हो गया, मतलब मैं शायद 15 साल का नहीं हुआ हूँ शायद अभी तक। वीर सागर से कहता है, बेवकूफ़ हो गया, अगर तुम 15 साल के नहीं होते तो टाइटेनग्रा कैसे आते, और टाइटेनग्रा अगर तुम 15 साल के नहीं होते तो तुम आ ही नहीं सकते थे, ये तो पता है ना। सागर वीर से कहता है, हाँ लेकिन मेरे सीओफुल। इतना कहकर वीर अपने दोनों हाथों को देखने लगता है, लेकिन तभी हमें जहाँ पर वीर और सागर कुछ देर पहले अंधेरे में शिकार कर रहे थे उन क्रैब्स का, वहीं पर बहुत सारी लाल आंखें दिखने लगती हैं। उनमें से एक बड़ी लाल आंखें आगे आती है और उम्मीद से जल्दी तुम मिल गए मुझे लगा नहीं था कि इतने बड़े टाइटेनग्रा पर मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगा। पिछली बार तो तुमने मुझे भागने पर मजबूर कर दिया था वीर, लेकिन इस बार नहीं। वो लाल आंखें जो देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी, वो एक परछाई में बदलती है और आगे आकर अपने गैंग को आगे बुलाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा झुंड था, और ये कौन सा झुंड था ये बता नहीं सकता हूँ, पता नहीं, मतलब बताने के लिए मना किया गया, ठीक है आगे जाकर पता चलेगा। वो एक बहुत सारे जानवरों का झुंड था जो कि वहाँ आ गए थे, और उनमें से उनका लीडर बात कर सकता था। दूसरी तरफ वीर बहुत सारे क्रैब्स को खाने के बाद भी अपसेट था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे जिससे वो स्ट्रांग बन सके, अपने सीओफुल को महसूस कर सके और भी बहुत कुछ। लेकिन वीर की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना सोचते सोचते वो सो जाता है और अगले दिन का इंतजार करने लगता है, जहाँ पर वो असली शिकार पे जाने वाला था। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ हो सके तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना प्यार दिखा देना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।